कहानी की शुरुआत तब होती है जब दुनिया में अचानक रहस्यमयी डिमेंशनल गेट्स खुलने लगते हैं। इन गेट्स से दूसरी दुनिया के खतरनाक जीव बाहर आने लगते हैं, जिन्हें क्रिस्टल बीस्ट्स कहा जाता है। ये क्रीचर्स इतने खतरनाक थे कि नॉर्मल ह्यूमन वेपन्स इन पर बिल्कुल बेअसर थे, और देखते ही देखते पूरी मानव सभ्यता तबाही के किनारे पहुंच गई। लेकिन उसी अंधेरे में एक उम्मीद भी जन्मी। कुछ लोगों के अंदर खास शक्तियां जागीं जो उन्हें क्रिस्टल बीस्ट एग्स को हैच करने और उन्हें अपना पार्टनर बनाने की एबिलिटी देती थीं। ऐसे लोगों को कहा गया क्रिस्टल बीस्ट टेमर्स। ये एक ऐसा एलीट क्लास बन गया जिसे समाज में मिला पैसा, सम्मान और जबरदस्त ताकत। लेकिन इन सब चीजों का चोंगचिंग की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। उसकी नींद अचानक खुलती है क्योंकि कोई भारी चीज उसे दबाए हुए थी। वह कंफ्यूज्ड होकर सोचता है, क्या मैं फिर से स्लीप पैरालिसिस में फंस गया हूं? फिर वह नीचे देखता है और पाता है कि उसकी पार्टनर उस पर चढ़कर सो रही है। वह झुंझलाकर कहता है, तुम मेरे ऊपर कब आकर सो गई? आखिर तय तो यह हुआ था कि वह बेड पर सोएगी और चोंगचिंग सोफा पर। लेकिन अब हालत यह थी कि उसने उसे इतनी कसकर पकड़ रखा था कि चोंगचिंग को डर लग रहा था, कहीं मैं उठते उठते इसे दो टुकड़ों में ना तोड़ दूं। तभी सन्नाटा एक कॉल से टूटता है। ये कॉल थी उसकी छोटी बहन लूना की। चोंगचिंग पहले इरिटेट होकर बड़बड़ाता है, लेकिन जैसे ही वह लूना की आवाज सुनता है, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वह सीधा बैठ जाता है क्योंकि लूना की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। चोंगचिंग तुरंत कहता है, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। पास खड़ी लड़की कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, बॉस के साथ क्या हुआ? चोंगचिंग बस छोटा सा जवाब देता है, उसे खुद समझाने दो। उसे साफ महसूस हो चुका था उसकी बहन किसी बड़ी मुसीबत में है, इसीलिए दोनों बिना समय बर्बाद किए वहां से निकल जाते हैं। और मजेदार बात, वह लड़की पूरी तरह इग्नोर कर देती है कि वह अभी अभी चोंगचिंग के ऊपर सोकर उठी है। सीन शिफ्ट। दूसरी तरफ लूना कुछ गुंडों के सामने खड़ी थी। वह उन्हें चेतावनी देती है, पीछे हट जाओ, मेरा भाई चोंगचिंग आ रहा है। वह बहुत शक्तिशाली है। लेकिन एक गुंडा जोर से हंसता है, इससे कुछ नहीं बदलेगा। आज इसका अंत तय है, खासकर जब बॉस खुद इसे हैंडल कर रहे हैं। तभी हानजाओ आगे आता है। वह लूना को देखता है और हल्का सा सिर हिलाता है। तुम्हारा भाई ठीक ठाक फाइटर हो सकता है, लेकिन सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं है। फिर वह घमंड से मुस्कुराता है, मेरे क्रिस्टल बीस्ट के सामने कोई भी नॉर्मल इंसान बेकार है। उसका एक साथी बोलता है, हमारे बॉस के पास ऑफिशियल टैमर पेपर्स हैं। दूसरा हंसते हुए कहता है, चोंगचिंग वो तो एक यूजलेस इंसान है, हंजाओ उसे सेकंड्स में हरा देगा। तभी दरवाजा खुलता है और चोंगचिंग अंदर कदम रखता है। लूना उसे देखकर चिल्लाती है, भैया! गुंडे शॉक में पड़ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वह सच में आ गया है। हंजाओ उसे घूरते हुए कहता है, तुम एक टमर के इलाके में आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? फिर वह हंसते हुए शर्त रखता है, अगर जिंदा रहना है तो घुटनों पर गिरकर भीख मांगो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन उसकी नीयत यही नहीं रुकी। वह गंदी हंसी के साथ कहता है, अगले कुछ महीनों तक लूना मेरे पास रहेगी। फिर जब मन भर जाएगा वापस कर दूंगा। और फिर वह चोंगचिंग के साथ आई लड़की को देखकर बोलता है, इसे बैकअप के तौर पर लाया है क्या? बस यही गलती थी। अगले ही पल बूम! चोंगचिंग का मुक्का सीधा हंजाओ के चेहरे पर लगता है। वह दहाड़ता है, अपनी गंदी जबान उससे दूर रखो। हंजाओ जमीन पर जा गिरता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, चोंगचिंग, तुम एक कचरा हो। तुमने मुझ पर वार कैसे किया? लेकिन अचानक वह रुक जाता है क्योंकि उसे महसूस होता है यह पंच नॉर्मल नहीं था। चोंगचिंग ठंडे अंदाज में कहता है, मुझे कचरे के चेहरे पर यह शौक देखना पसंद है। फिर उसकी प्रेजेंस बदल जाती है। उसका शरीर एक आम इंसान से सैकड़ों गुना ज्यादा मजबूत था और वह साफ कहता है, मुझे किसी क्रिस्टल बीस्ट की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। अचानक हानजाओ गुस्से में पागल होकर चिल्लाया और अपने पर्पल क्रिस्टल स्नेक को आदेश दिया, इसे खत्म कर दो। सांप ने अपना जबड़ा खोला और चोंगचिंग की ओर एक जहरीली बीम छोड़ दी।
हंझाओ हंसते हुए बोला, इसका जहर स्टील को भी पिघला सकता है। अब चोंगचिंग का खेल खत्म। उसने इस बीस्ट को पाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। लूना अपने भाई के लिए डर के मारे जम सी गई थी। हंजाओ फिर चिल्लाया, ये दुनिया क्रिस्टल बीस्ट टैमर्स की है। चोंगचिंग को मारने के बाद अगली बारी तुम्हारी है। तभी चोंगचिंग ने ठंडे लहजे में पूछा, एक बेजुबान बीस्ट को जबरदस्ती कंट्रोल करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को टैमर कहने की? फिर उसने कहा, अब वक्त है एक असली क्रिस्टल बीस्ट देखने का। हंजाओ हक्का बक्का रह गया। तुमने कॉन्ट्रैक्ट कब किया? तभी चोंगचिंग के साथ आई लड़की लिली की आवाज गूंजी, मैं अपने मास्टर के आदेश का पालन कर रही हूं। अचानक लिली की आकृति बदलने लगी और वह अपनी असली ताकत में आ गई। उसने गर्व से कहा, मेरा नाम रॉयल क्लास लिली है, एक ह्यूमन लाइक क्रिस्टल बीस्ट। फिर उसने चोंगचिंग से पूछा, मास्टर, क्या मैं इन बदमाशों को सजा दे सकती हूं? हंजाओ घबराकर चिल्लाया, इंसानों जैसे क्रिस्टल बीस्ट होते ही नहीं हैं। उसने अपने बैंगनी सांप को हमला करने के लिए उकसाया, लेकिन सांप डर के मारे हिल भी नहीं रहा था। गुस्से में हांजाओ ने अपने ही बीस्ट पर बिजली से वार कर दिया। यह देखकर लिली ठंडे स्वर में बोली, तुम अपने ही बीस्ट को चोट पहुंचा रहे हो। तुम वाकई एक घटिया इंसान हो। उसने एक सटीक वार किया और उस कंट्रोल नेकलेस को तोड़ दिया जिसने सांप को गुलाम बना रखा था। चोंगचिंग ने उस नागिन से कहा, अब वो डिवाइस खत्म हो चुका है, तुम्हें अब उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। वह समझ गया था कि यह बीस्ट बहुत पीड़ित थी। उसने धीरे से कहा, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। लिली से मिलने के बाद चोंगचिंग का छुपा हुआ गिफ्ट जाग गया था और अब वह एक ऑफिशियल क्रिस्टल बीस्ट टेमर बन चुका था। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, वह बैंगनी सांप चमकने लगा। चोंगचिंग के पास एक अनोखी शक्ति थी। वह अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट्स को ह्यूमन लाइक फॉर्म में बदल सकता था। रोशनी थमी और वह नागिन अब एक खूबसूरत लड़की के रूप में खड़ी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी वफादार पार्टनर बनूंगी। लेकिन लिली को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने ठंडे अंदाज में चेतावनी दी, मेरे रास्ते में मत आना, वरना मैं अपना असली पावर दिखाऊंगी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। हंजो को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर ग्रुप क्राइम, अवैध कब्जा और क्रिस्टल बीस्ट मिसयूज जैसे गंभीर आरोप लगे, जिसकी वजह से अब वह सालों तक जेल में सड़ेगा। एक महिला ऑफिसर ने चोंगचिंग का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसने सादगी से कहा, मुझे किसी थैंक्स की जरूरत नहीं। मैं यहां सिर्फ अपनी बहन को बचाने आया था, हीरो बनने नहीं। ऑफिसर ने बताया, वह बीस्ट ब्लैक मार्केट से आया था और बिना लाइसेंस ऐसे खतरनाक बीस्ट रखना इलीगल है। फिर उसने सलाह दी, बेहतर होगा कि तुम खुद को ऑफिशियल क्रिस्टल बीस्ट टमर के रूप में रजिस्टर कर लो। चोंगचिंग ने हल्के से सिर हिलाया, मैं इस बारे में सोचूंगा। बाद में लूना ने शरारत से पूछा, क्या भाई ने एक और लड़की को अपने साथ रख लिया है? इस पर चोंगचिंग ने उसे डांटते हुए कहा, बड़ों की बातों में दखल देना बंद करो, और वादा किया कि वह उसे सुरक्षित घर ले जाएगा, बिना किसी फालतू पार्टनर या अदालती झमेले के। घर लौटने पर चोंगचिंग को पता चला कि ऑफिशियल टेमर्स को न केवल बेहतरीन सैलरी मिलती है, बल्कि उन्हें छोटे और खराब घरों में रहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हालांकि रिटन टेस्ट उसे किसी भारी सिरदर्द जैसा लगा, जैसे ढेर सारे कपड़े धोना या टैक्स भरना। इसी बीच लिली ने अपना खाना खत्म कर लिया था, लेकिन फिर भी वह कह रही थी कि उसका पेट नहीं भरा। यह देखकर चोंगचिंग को शक हुआ। उसने मन ही मन माना कि उसकी भूख सामान्य नियमों से परे है। लिली ने झेंपते हुए कहा, शायद आने वाली ग्रोथ की वजह से मुझे ज्यादा भूख लग रही है। यह बिल्कुल किसी गेम के अपग्रेड सिस्टम जैसा लग रहा था। चोंगचिंग सोचने लगा कि बड़े होने पर वह कैसी दिखेगी। बस वह यही उम्मीद कर रहा था कि उसकी खुराक 3 गुना न बढ़ जाए। आखिरकार उसने तय किया, अब टमेर टेस्ट देना मजबूरी है, शोहरत के लिए नहीं, बल्कि लिली के खाने पीने का इंतजाम करने के लिए। तभी उस क्रिस्टल स्नेक ने आवाज दी। पूछने पर उसने कहा कि उसे भूख नहीं है, लेकिन उसने शिकायत की, मास्टर ने लिली को तो नाम दिया है, तो मुझे भी एक नाम मिलना चाहिए। चोंगक्विंग ने पहले उसे स्नेक कहने का सोचा, फिर बदलकर फिज रख दिया। फिज खुशी से बोली, मास्टर, आप मेरे सबसे पसंदीदा हैं, खाने और बदला लेने के मजे से भी ऊपर। बाद में उसने पुलिस ऑफिसर से संपर्क किया और बताया कि उसने क्रिस्टल बीस्ट टेमर एग्जाम देने का फैसला कर लिया है।
ऑफिसर ने कहा, यह बिल्कुल सही समय है। अगले हफ्ते ही बिगिनर टेस्ट होने वाला है। उसने चोंगचिंग को स्टडी मटेरियल भेजने का वादा किया और चेतावनी दी, अगर पक्का पास होना है तो अच्छी तरह पढ़ाई करनी होगी। कुछ दिनों बाद चोंगचिंग परीक्षा केंद्र पहुंचा। रिटन एग्जाम खत्म हुआ और उसने अपना पेपर जमा कर दिया। अब बारी थी हैंड्स ऑन टेस्ट की। चोंगचिंग ने सोचा, लिखित हिस्सा तो आसान था, असली चुनौती अब शुरू होगी। उसने फैसला किया कि अभी लिली का ह्यूमन फॉर्म दिखाना सही नहीं होगा। इसलिए एक स्मार्ट मेन कैरेक्टर की तरह उसने अपना तुरुप का पत्ता छुपा लिया और फिज को उसके स्नेक फॉर्म में ही लड़वाने का फैसला किया। तभी अचानक ऊपर से एक पक्षी जैसा जीव नीचे गिरा। खतरा भांपते हुए उसने फिज को सावधान किया। तभी एक लड़की, जैंग शिंडलिंग, तुरंत बोली, रुको, ये मेरा बीस्ट है, उस पर हमला मत करो। उसने माफी मांगते हुए कहा, यह अभी नया है, मेरी बात ठीक से नहीं सुनता। चोंगचिंग ने बात को यहीं खत्म करते हुए उसे जाने दिया। लड़की ने अपना परिचय दिया और दोनों ने एक दूसरे को गुड लक कहा। जाते जाते उसने अपने पक्षी को डांटा, हर दिखने वाले स्नेक पर हमला मत किया करो। तभी एग्जामिनर की आवाज गूंजी, टेस्टर नंबर 27, चोंगचिंग। उसे अपनी जगह लेने को कहा गया। नियम साफ थे, तय समय में प्रतिद्वंद्वी को हराना होगा और अगर उसका बीस्ट हार गया तो वह भी हार जाएगा। उसके सामने खड़ा था उसका प्रतिद्वंद्वी, जिसके पास एक सोल्जर क्लास क्रिस्टल बीस्ट विंडलिंग था। एक परीक्षक ने फुसफुसाते हुए कहा कि इस बेचारे का मुकाबला बहुत ही बैड मैच है, जबकि दूसरे ने मजाक उड़ाया। पक्षी के सामने बैंगनी सांप का होना लड़ाई नहीं, बल्कि पक्षी के लिए दोपहर का खाना जैसा है। इसी बीच चोंगचिंग ने इशारा किया और फिज को आदेश दिया, पॉइजन ब्लास्ट करो और उसे नीचे गिराओ। विंडलिंग बड़ी आसानी से हवा में गोते लगाकर बच रहा था। एक परीक्षक ने कहा कि यह एक नौसिखिए की आम गलती है, बिना सोचे समझे हमला करना। अचानक विंडलिंग के पंख चमकने लगे और उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे फिज नीचे गिर गई। पक्षी उसे खत्म करने के लिए तेजी से नीचे झपटा। चोंगचिंग ने सही मौके का इंतजार किया और चिल्लाया, फिज, अभी वार करो। तभी एक अनपेक्षित मोड़ आया। फिज ने अपना जबड़ा खोला, जिससे विंडलिंग हवा में ही ठिठक गया। अगले ही पल सांप ने उसे मजबूती से जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर अपने जहरीले दांत गड़ा दिए। होस्ट ने इसे एक शानदार योजना बताया और एक परीक्षक ने माना। भले ही यह एक साधारण आइडिया था, लेकिन एक बिगिनर के लिए यह फेक आउट और जहरीला जाल बिछाना वाकई इंप्रेसिव है। चोंगचिंग ने परीक्षा पास कर ली और प्रैक्टिकल हिस्सा खत्म किया। उसने बड़े कैजुअल अंदाज में कहा, यह इतना भी मुश्किल नहीं था, शायद टेमर बनना इतना बुरा भी नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसी बातें ही मुसीबत को दावत देती हैं। उसने देखा कि वह लड़की, शिंडलिंग, अभी भी मैदान में है, तो वह उसके बीस्ट बैटल को देखने के लिए रुक गया। उसने अपने आइस क्रिस्टल फीनिक्स को आदेश दिया, आइस क्रिस्टल अटैक। सामने मौजूद रेड स्पॉटेड लेपर्ड तुरंत ढेर हो गया और होस्ट ने शिंडलिंग की जीत की घोषणा कर दी। लेकिन तभी वह तेंदुआ फिर से खड़ा हो गया। चोंगचिंग को उसकी हरकतों में कुछ गड़बड़ लगी। उसे शक हुआ, क्या यह टेस्ट का हिस्सा है या वह तेंदुआ अपना नियंत्रण खो चुका है। अचानक वह तेंदुआ शिंडलिंग की ओर झपटा। वह खतरे से बेखबर मुस्कुरा रही थी। तभी लिली बीच में आकर उस वार को रोक लेती है। लिली पीछे धकेली गई और उसने चेतावनी दी, मास्टर, इस बीस्ट के पास किसी अनुभवी फाइटर जैसी पागल कर देने वाली ताकत है। वह बीस्ट दोबारा शिंडलिंग की ओर बढ़ा। चोंगचिंग चिल्लाया, तुम वहां खड़ी होकर क्या देख रही हो। उसने शिंडलिंग को धक्का देकर नीचे गिराया और हमले से बचाया। लिली ने कहा, इसे अकेले संभालना मुश्किल है, मुझे तुम्हारी और फिज की मदद चाहिए। चोंगचिंग तुरंत मान गया, ठीक है, टीम फाइट करेंगे। उस तेंदुए की हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह पूरी तरह वाइल्ड रेज स्टेट में है। शिंडलिंग ने भी माना, यह तेंदुआ मुझसे टकराने के बाद बेकाबू हो गया है, हमें मिलकर इसे रोकना होगा। चोंगचिंग ने आदेश दिया, फिज, पॉइजन ब्लास्ट। जहर सीधे तेंदुए की आंखों में गया और वह लड़खड़ाने लगा। यही मौका है, चोंगचिंग चिल्लाया। शिंडलिंग ने फुर्ती दिखाई और अपना हथियार सीधे तेंदुए के कोर में उतार दिया। चोंगचिंग ने राहत की सांस ली। अब खेल खत्म हुआ। तभी परीक्षकों की टीम वहां पहुंची। एक ने शिंडलिंग का हाल पूछा तो दूसरे ने देर से आने के लिए माफी मांगी।
लेकिन शिंडलिंग ने इसे नजरअंदाज कर दिया और चोंगचिंग की ओर मुड़ी। उधर सुरक्षा गार्ड्स बेहद चिंतित थे। हमारे ही टेस्ट बीस्ट्स अचानक इस तरह कंट्रोल कैसे खो सकते हैं? हेड एग्जामिनर के यांग आगे बढ़ी और शांत लेकिन इंप्रेसिव अंदाज में अपना परिचय दिया। उन्होंने चोंगचिंग की तरफ देखते हुए उसकी क्विक रिएक्शन और बैटल सेंस की जमकर तारीफ की, जैसे किसी एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर को एक रेयर टैलेंट मिल गया हो। चोंगक्विंग ने भी हल्का सा सिर झुकाकर पोलाइटली उनका अभिवादन किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह अब भी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था, क्योंकि उसके लिए यह सब सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि एक नई दुनिया का दरवाजा था। के यांग की नजर बार बार लिली पर जा रही थी। उनके मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या यह वही रूमर्ड ह्यूमन लाइक क्रिस्टल बीस्ट है जिसके बारे में अफवाहें चल रही हैं? उन्होंने यह बात जाहिर तो नहीं की, लेकिन उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि बाद में वह इस केस की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगी। उन्होंने काल्मली कहा, टेस्टिंग टूल्स जल्द ही अपडेटेड डेटा दिखा देंगे, लेकिन ऑनेस्टली मैंने अपने पूरे करियर में ऐसी ह्यूमन लाइक बीस्ट कभी नहीं देखी। चोंगक्विंग की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने सीधा सवाल कर दिया, क्या दुनिया में ऐसी कोई और एग्जाम्पल मौजूद है? के यांग ने हल्का सा सिर हिलाया। कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन एसोसिएशन रिकॉर्ड्स में अब तक ऐसा कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। इतना कहकर उन्होंने अपना बीस्ट कैप्सूल एक्टिवेट किया। एक चमकदार रोशनी के साथ एक खूबसूरत क्रीचर बाहर आया। ये मेरी 7 टेल्स है, उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये एवोल्यूशन के बहुत करीब है, लगभग ह्यूमन फॉर्म तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी लिली से कंपेयर नहीं कर सकती। फिर उन्होंने हल्के मजाक में कहा, वैसे लगता है इसे तुम पसंद आ गए हो, शायद तुम खुद ही इतने लाइकेबल हो। तभी चोंगक्विंग की नजर अचानक फिज पर पड़ी। उसका शरीर हल्की नीली रोशनी से चमकने लगा था। के यांग तुरंत सीरियस हो गईं और उन्होंने डेटा स्कैन किया। इंटरेस्टिंग, इसने बैटल के दौरान काफी एक्सपी गेन किया है। यह अभी ग्रोथ फेज में जा रही है। उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया, नॉर्मली क्रिस्टल बीस्ट्स कॉम्बैट एक्सपीरियंस से इवॉल्व करते हैं, लेकिन हर बीस्ट का ग्रोथ पैटर्न अलग होता है। लिली थोड़ी कंफ्यूज थी। मैंने भी इतने एनिमीज हराए हैं, फिर मैं क्यों इवॉल्व नहीं हुई? के यांग ने थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, तुम एक स्पेशल केस हो। कुछ नेचुरली पावरफुल बीस्ट्स को लेवल अप करने के लिए एक्सट्रीमली हाई एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल एडवाइस दी, यूजुअली इवॉल्व्ड बीस्ट्स को क्रिस्टल बीस्ट कैप्सूल्स में स्टोर किया जाता है। चोंगक्विंग ने हल्का सा ऑकवर्ड होकर कहा, मुझे पता है, लेकिन कैप्सूल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। के यांग मुस्कुराई, ऑफिशियल मास्टर बनने के बाद तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ कैप्सूल्स गिफ्ट कर रही हूं। चोंगक्विंग ने तुरंत एक कैप्सूल एक्टिवेट करके फिज को सेफली स्टोर कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने लिली की तरफ देखा, लिली ने तुरंत सिर हिलाया। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। चोंगक्विंग हंस पड़ा, रिलैक्स, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। तभी के यांग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। गुड न्यूज, रिटन टेस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं। एक छोटा सा पॉज, फिर उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम ऑफिशियली एक जूनियर क्रिस्टल बीस्ट मास्टर बन चुके हो। यह सुनते ही चोंगक्विंग ने राहत की गहरी सांस ली। अब उसके लिए सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसे मंथली लीग सपोर्ट, रिसोर्सेज और स्टेबल लाइफ मिलने वाली थी। अब वह सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए लड़ सकता था। के यांग ने जाते जाते कहा, लैब में जरूर आना, और अगर तुम ऐसे और ह्यूमन लाइक बीस्ट्स लेकर आए तो तुम्हें रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। टेस्ट हॉल से बाहर निकलते ही चोंगक्विंग ने आसमान की तरफ देखा, जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन तभी, हे! उसने मुड़कर देखा। वह थी शिंडलिंग। चोंगक्विंग थोड़ा हैरान हुआ। तुम अभी तक यहीं हो? शिंडलिंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसने सीरियस होकर कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई, और मैं तुम्हें प्रॉपरली थैंक्स भी नहीं कह पाई। उसने हल्का सा साई लिया। आज मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे फैमिली रूल्स क्लियर हैं। फेवर हमेशा रिपे किया जाता है। फिर उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे कुछ भी मांग लो, अगर मेरी लिमिट्स के अंदर हुआ तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। चोंगक्विंग ने सोचा, क्यों ना वह ढेर सारे पैसों की मांग करे।
अगर यह लड़की इतने शक्तिशाली बीस्ट्स पाल सकती है तो यकीनन वह रईस होगी। उसके करीब रहने में ही फायदा है। इसलिए उसने बड़े प्यार से सुझाव दिया, चलो अभी के लिए हम बस दोस्त बन जाते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी गलतफहमी हो गई। वह लड़की शर्म से टमाटर जैसी लाल हो गई और उसे लगा कि चोंगक्विंग उसे प्रोपोज कर रहा है। वह चिल्लाई, मैं इसके बारे में सोचकर अगली बार जवाब दूंगी, और वहां से भाग खड़ी हुई। रात हुई और आराम का वक्त आया। चोंगक्विंग के दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहे थे। आखिर परीक्षा के दौरान वह बीस्ट पागल क्यों हुआ, और वह रहस्यमयी के यंग असल में है कौन? उसने ज्यादा सोचने के बजाय सोने का फैसला किया। तभी फिज ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह भी उसके बगल में सोना चाहती है। उसके शरीर से शर्मीले लगाव की एक हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। तभी फिज को एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जिसने उसे लीडरशिप की राह पर चलने का आदेश दिया। वही आदेश जो ट्रूथ के थर्ड गेट के पीछे गूंजा था। फिज ने पूछा, लीडर बनने का असली रास्ता क्या है? आवाज ने जवाब दिया, तुम्हें बॉल हेल्पर्स ढूंढने होंगे और 7 वर्च्यूज हासिल करने होंगे। तब तुम पूरे क्रिस्टल बीस्ट वर्ल्ड पर राज करोगी। अगली सुबह फिज ने यह सपना चोंगक्विंग को बताया। उसे याद आया, जब उसने पहली बार फिज को उठाया था तब भी उसे ऐसी ही कोई आवाज सुनाई दी थी। वह हंसते हुए बोला, तुम कैसी लीडर बनोगी? शायद ज्यादा खाने वालों की लीडर। उसी दिन वे क्रिस्टल बीस्ट मास्टर एसोसिएशन की शाखा पहुंचे। चोंगक्विंग ने लिली को समझाया, यह वह जगह है जहां जूनियर मास्टर्स काम करके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने उनका स्वागत किया और कुछ कामों की लिस्ट दिखाई। काम 1, प्रतिबंधित वन क्षेत्र से जड़ी बूटियां चुनना, 5 पॉइंट्स। काम 2, किसी के घर से एक इंसेक्ट बीस्ट निकालना, 50 पॉइंट्स। काम 3, अंडरग्राउंड खदान में गार्ड ड्यूटी, 20 पॉइंट्स। चोंगक्विंग को रिवॉर्ड्स बहुत कम लगे। तभी उसकी नजर चौथे काम पर पड़ी, जिसका रिवॉर्ड काफी ज्यादा था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे चेतावनी दी, यह काम के यांग की तरफ से आया है और उनसे जुड़ी हर चीज बदकिस्मती लाती है, इसलिए लोग इसे हाथ नहीं लगाते। चोंगक्विंग ने यह चैलेंज स्वीकार कर लिया, आधा जिज्ञासा की वजह से और आधा इसलिए क्योंकि वह पहले से ही के यंग से जुड़ा हुआ था। सफेद देवदार के घने जंगल में पहुंचकर उन्होंने अपने टारगेट को ढूंढ ही लिया, टू टेल्स नाम का एक वॉरक्राफ्ट टाइप क्रिस्टल बीस्ट। चोंगक्विंग ने अपना बीस्ट कैप्सूल निकाला और बिना लड़े उसे साथ चलने को कहा, लेकिन वह बीस्ट तो डर के मारे भाग निकला। लिली ने चोंगक्विंग को डांटते हुए कहा, मास्टर, आपने उसे डरा दिया। चोंगक्विंग ने तुरंत आदेश दिया, बकवास बंद करो और जाकर उसे पकड़ो। कुछ ही पलों में चोंगक्विंग की नजरों से वह बीस्ट ओझल हो गया। वह सोच ही रहा था कि टू टेल्स आखिर गया कहां। तभी एक अनजान आवाज गूंजी, यह तो बहुत आसान था। एक शख्स झाड़ियों से बाहर निकला। उसने घमंड से कहा, उसकी किस्मत चमक गई है, क्योंकि एक दुर्लभ बीस्ट खुद उसके जाल में फंस गया है। वह इसे अपनी डार्क ग्रुप की टीम को सौंप देगा, जहां ब्लैक मार्केट में इसकी मोटी कीमत मिलेगी। यह सुनकर फिज बेचैन हो गई। चोंगक्विंग को याद आया, फिज खुद ब्लैक मार्केट से आई थी और हांजाओ के पास पहुंची थी। यह सब महज इत्तेफाक नहीं लग रहा था। उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, जो भी छिपा है बाहर आओ। चोंगक्विंग सामने आया और साफ शब्दों में बोला, मैंने तुम्हारा पूरा प्लान सुन लिया है। तुम इसे फिर से ब्लैक मार्केट में बेचने वाले हो। तुम्हारी डार्क ग्रुप कुछ नहीं, बस चोरों का एक गिरोह है। उस आदमी ने अपने वॉरक्राफ्ट बीस्ट पॉइजनस स्पाइडर को अटैक करने का आदेश दिया। मकड़ी ने अपना जाला फेंका। चोंगक्विंग ने फिज को बचकर रहने को कहा, लेकिन जाला बहुत फैला हुआ था और फिज उसमें फंस गई। वह आदमी हंसते हुए बोला, अब तुम्हारी बीस्ट हिल भी नहीं सकती। अब इसके जहरीले दांतों का स्वाद चखो। एक बार काट लिया तो खेल खत्म। तभी चोंगक्विंग ने अपना त्रुप का पत्ता खेला। फिज, आई ऑफ द स्नेक का इस्तेमाल करो। यह एक प्रतिबंधित चाल थी, जिसे कभी 12 जोडियाक पिलर्स ने सील कर दिया था। जैसे ही फिज की आंखों में चमक आई, वह मकड़ी हमले के बीच में ही जम गई। वह आदमी सकपका गया। यह क्या हुआ? उसने चेतावनी दी, अब भी खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन चोंगक्विंग मुस्कुराया। उसने गौर किया, जाले ने फिज के सिर्फ ऊपरी हिस्से को जकड़ा है। उसकी पूंछ अभी भी आजाद है। अगले ही पल फिज की पूंछ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी और उसने मकड़ी को दबोच लिया।
चोंगक्विंग आगे बढ़ा और उस आदमी की तलाशी लेने लगा। उसे एक एनर्जी बीस्ट क्रिस्टल मिला जिसकी कीमत 500 पॉइंट से कम नहीं थी। साथ ही एक संदिग्ध दवा भी मिली। उसने तय किया ये सब एसोसिएशन को सौंप देगा। तभी लिली बदहवास होकर वहां पहुंची और चिल्लाई, मास्टर, यहां से भागो। अचानक आसमान से डार्क ब्रिगेड की 6 विंग्ड ऑफिसर क्वीन बी उतर आई। उसने ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम ही इस दुर्लभ ह्यूमन लाइक बीस्ट के मास्टर हो? अब प्लान बदल गया है। पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगी, फिर इसे अपने साथ ले जाऊंगी। लिली ने तुरंत चेतावनी दी, यह लड़की बहुत ताकतवर है। क्वीन बी ने अपने बीस्ट स्टिंगर बी को आदेश दिया, 1000 नीडल अटैक। सुइयों की बौछार ने फिज को घायल कर दिया। यह देखकर चोंगक्विंग परेशान हो गया। अब क्वीन बी सीधे उस पर झपटी। चोंगक्विंग झुककर खुद को बचाता है और पूछता है, क्या तुम सीधे टेमर पर हमला करोगी? क्वीन बी हंसी, तुम्हें हैरानी क्यों हो रही है? हम कोई स्पोर्ट्स टीम नहीं, एक क्रिमिनल ग्रुप हैं। क्या तुम्हें लगा था यह कोई फ्रेंडली प्रैक्टिस है? उसने अपनी मधुमक्खी को चोंगक्विंग को खत्म करने के लिए नीचे भेजा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। स्टिंगर बी खुद ही जमीन पर गिर पड़ी। क्वीन बी सन्न रह गई। यह कैसे गिरा? तभी जख्मी हालत में भी फिज खड़ी हुई और बोली, मुझे इतनी आसानी से हराना मुमकिन नहीं है। चोंगक्विंग ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर कहा, वाकई तुमने बेहतरीन काम किया है। क्वीन बी ने नफरत से हंसते हुए चोंगक्विंग की बहादुरी का मजाक उड़ाया। उसने गर्व से कहा, मेरी स्टिंगर बी नाइट रैंक की है। तुम्हारी ये छोटी सी चालें इसे छू भी नहीं सकती। लेकिन तभी उसकी नजर फंसी हुई 2 टेल्ड बीस्ट पर पड़ी, जो अचानक वहां से गायब हो गई थी। वह चिल्लाई, यह कैसे मुमकिन है? वह बीस्ट कहां गया? चोंगक्विंग ने फिज की हालत देखी। वह बुरी तरह घायल थी। उसे समझ आ गया कि क्वीन बी की मधुमक्खी वाकई बड़ा खतरा है और उसे हराने के लिए एक ठोस प्लान चाहिए। तभी उसने लिली की अजीब हरकतों पर ध्यान दिया। लिली ने फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर, आपके शरीर से उस औरत जैसी गंध आ रही है। उसने शायद आप पर अपना सेंट छोड़ दिया है ताकि वह हमारे हर कदम का पीछा कर सके। लिली को लगा कि वह चोंगक्विंग के लिए सिर्फ एक बोझ बन गई है। चोंगक्विंग ने उसे अपनी सप्लाईज का भंडार दिखाया जिसमें एनर्जी बूस्ट क्रिस्टल्स थे। उसने समझाया, ये क्रिस्टल्स एक छोटे बीस्ट को भी तेजी से इवॉल्व कर सकते हैं। लिली ने एक बड़ा फैसला लिया। वह उन सबको एक साथ खाने वाली थी। हालांकि अंदर से वह हिचकिचा रही थी, क्या यह सही होगा? दूसरी तरफ क्वीन बी अंधेरे में चिल्लाई, छिपने का कोई फायदा नहीं। मेरी गंध तुम पर लगी है। मैं तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन जानती हूं। अचानक आसमान से एक्सप्लोसिव नीडल्स का तूफान बरस पड़ा। चोंगक्विंग और उसके साथी कोई जवाबी हमला नहीं कर पाए। उन्हें पीछे हटना पड़ा। क्वीन बी हंसते हुए बोली, तुम्हारा छिपने का खेल अब खत्म हुआ। तभी लिली ने एक बड़ा फैसला लिया। वह आगे बढ़ी और चोंगक्विंग की जान की भीख मांगते हुए बोली, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करती हूं। मैं एक वफादार ह्यूमन लाइक बीस्ट की तरह तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मेरे मास्टर को छोड़ दो। अंदर ही अंदर लिली खुद को कोस रही थी। मेरी कमजोरी की वजह से मास्टर को हमेशा मेरी रक्षा करनी पड़ती है। उसने सोचा, काश मैं ग्रो हो पाती तो ये लोग हमारे लिए कोई खतरा नहीं होते। तभी एक रहस्यमयी गूंज सुनाई दी। क्वीन बी चौंक गई। यह आवाज कैसी है? अचानक लिली का पूरा शरीर चमक उठा। चोंगक्विंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। लिली इवॉल्व हो चुकी थी। रॉयल क्लास। लिली अब अप्रेंटिस नाइट रैंक पर पहुंच गई थी। क्वीन बी चिल्लाई, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ रैंक बढ़ने से नतीजा बदल जाएगा? अपने हथियार डाल दो, वरना अपने मास्टर की जान से हाथ धो बैठोगी। लेकिन लिली अब पहले वाली लिली नहीं थी। उसने अपनी नई स्किल रेड ड्रैगन्स ब्लड एक्टिवेट की। उसकी हर सांस से भयानक क्रिस्टल बीस्ट एनर्जी निकल रही थी। उसने ऑरा ऑफ वीकनेस फैला दिया, जिससे दुश्मन की ताकत कम होने लगी। क्वीन बी कांप उठी। यह नामुमकिन है। सिर्फ इसके पास होने से ही मेरी पावर कम हो रही है। चोंगक्विंग चिल्लाया, लिली, यही सही मौका है। अटैक! क्वीन बी ने अपनी मधुमक्खी को आदेश दिया, एक्सप्लोसिव नीडल्स। लेकिन लिली अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसकी ताकत अब सामान्य एवोल्यूशन से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। बिजली की रफ्तार से लिली ने किंग्स फ्लेम्स छोड़ी,
जिसने उस जहरीली मधुमक्खी को जलाकर राख कर दिया। अब क्वीन बी सच में डर चुकी थी। तभी वह टू टेल्ड बीस्ट अपने बैकअप के साथ वापस आ गया। पूरा जंगल एक डरावने सन्नाटे में डूब गया। क्वीन बी ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। तुम्हें लगता है कि एक जंगली बीस्ट को साथ मिलाकर तुम मुझे हरा दोगे? लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। वह पीछे हटते हुए बोली, इस दिन को याद रखना, अगली बार मैं यह हिसाब बराबर करूंगी। चोंगक्विंग ने धूल झाड़ते हुए ठंडे लहजे में कहा। बस इतना ही था। क्वीन बी के भागते ही चोंगक्विंग ने एक ठंडी सांस ली। बस इतनी जल्दी डर गई? विलेन के तौर पर इसका स्टाइल तो किसी जासूसी नॉवल के नौसिखिए अपराधी जैसा था। तभी वह टू टेल्ड बीस्ट चोंगक्विंग के करीब आया। लिली ने उसकी आवाज को समझते हुए कहा, मास्टर, आपने इसके कबीले के एक बच्चे की जान बचाई है, इसलिए यह आपका शुक्रिया अदा करना चाहता है। इसने हमें एक गेस्ट के तौर पर अपने इलाके में आमंत्रित किया है। चोंगक्विंग ने हैरानी से पूछा, क्या तुम वाकई इसकी बात समझ सकती हो? लिली ने सिर हिलाया। मुझे बस एक अंदाजा मिल रहा है। चोंगक्विंग ने फैसला किया, वे इसके पीछे जाएंगे, क्योंकि क्रिस्टल बीस्ट ट्राइब के कबीले में जाना एक दुर्लभ मौका था और वहां कुछ अनपेक्षित मिल सकता था। जल्द ही वे फॉक्स डीमन ट्राइब के इलाके में पहुंचे, जहां एक विशाल प्रतिमा खड़ी थी। चोंगक्विंग दंग रह गया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यहां इतना सीक्रेट प्लेस होगा। यह तो एसोसिएशन के मैप पर भी नहीं है। तभी भेड़ियों का एक झुंड बाहर निकला। वे इंसानों को देखकर खुश नहीं थे। लिली ने समझाया, डार्क ब्रिगेड की वजह से यह कबीला अब इंसानों पर भरोसा नहीं करता। अचानक एक विशाल फाइव टेल्ड वुल्फ गुस्से में दहाड़ा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। लिली ने बताया, यह इस पवित्र भूमि का गार्डियन है। इसने कहा है कि हम यहां आराम कर सकते हैं, लेकिन हमें उस होली स्टोन के पास जाने की अनुमति नहीं है। वह उनके पूर्वजों का रूप है और उसके करीब जाने से श्राप मिल सकता है। चोंगक्विंग ने तुरंत कहा, ठीक है, मुझे कर्स्ड चीजों से छेड़छाड़ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तभी लिली का शरीर कांपने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, मास्टर, वह होली स्टोन मुझे बुला रहा है। अगले ही पल लिली का शरीर खुद ब खुद आगे खिंचने लगा और वह पत्थर की प्रतिमा बदलने लगी। हजारों सालों से सोई हुई एक रूह जाग उठी। एक गूंजती हुई आवाज आई, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस युग में मुझे रेड ड्रैगन की कोई संतान देखने को मिलेगी। चोंगक्विंग चौंक गया। क्या आप नाइन टेल ट्राइब की पूर्वज हैं? उस दिव्य शक्ति ने अपना नाम बताया, अमिटेरासु। उसने हजारों साल पुरानी कहानी सुनाई। कभी क्रिस्टल बीस्ट वर्ल्ड पर रेड ड्रैगन के राजा का राज्य था। हालांकि वह राजा बहुत पहले गिर चुका है, लेकिन इस लड़की में वही ड्रैगन ऑरा है। अमिटेरासु ने लिली को गौर से देखा और कहा, इसके पास सेक्रेड सोर्ड चलाने और ड्रैगन फायर को नियंत्रित करने के गुण हैं, लेकिन इसकी शक्ति अभी बहुत कम है। यह उस महान वंश की एक कमजोर कड़ी लगती है। चोंगक्विंग तुरंत बोला, भले ही लिली अभी कमजोर हो, लेकिन मेरी मदद से यह बहुत पावरफुल बनेगी। उसने अमितरासु से उस प्रोफेसी के बारे में पूछा, जिसमें किंग के लौटने की बात कही गई थी। अमितरासु ने इसे एक प्राचीन गाथा बताया, लेकिन लिली में उसकी दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। फिर उसने पत्थर से एक प्राचीन हथियार निकाला, टॉरेंट सोर्ड। यह एक लॉर्ड क्लास क्रिस्टल बीस्ट आइटम था। हालांकि यह तलवार टूटी हुई थी, लेकिन यह वाटर टाइप स्किल्स की पावर को 1.5x बढ़ा देती थी। लिली ने कांपते हाथों से उस तलवार को देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं वाकई इतने कीमती हथियार का इस्तेमाल करने के लायक हूं? अमितेरासु ने शांत स्वर में कहा, यह तलवार अब अपनी पुरानी चमक खो चुकी है और इसे संभाल कर रखने का कोई मतलब नहीं। इसे भविष्य के राजा के लिए एक दांव समझो। उसने आगे एक बड़ा रहस्य खोला। रेड ड्रैगन के पतन के बाद 10 तत्वों की 10 डिवाइन सोर्ड्स पूरी दुनिया में बिखर गई थीं। उनमें से एक शायद उसी शहर में है जहां तुम रहते हो। उसे ढूंढने की कोशिश करना। इतना कहकर एमिटेरासु फिर से अपनी गहरी नींद में लीन होने लगी। चोंगक्विंग ने उसे ओझल होते देखा और बुदबुदाया, अगर उसकी बात सच है तो उन डिवाइन सोर्ड्स और उनके नाइट्स को ढूंढना लिली को और भी पावरफुल बना देगा। इसी बीच जैसे ही लिली ने तलवार पकड़ी, उसकी स्पिरिट बाहर निकल आई।
तलवार अचानक हवा में तैरने लगी और लिली को भी अपने साथ ऊपर खींच लिया। लिली घबराकर चिल्लाई, मास्टर, मेरी मदद करो! चोंगक्विंग ने नीचे से उसे संभालते हुए कहा। डरो मत लिली, तुम्हारी रगों में रेड ड्रैगन के राजा का खून है। इस शक्ति पर काबू पाना तुम्हारे लिए स्वाभाविक होना चाहिए। इसे अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ दो। लिली ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और गरजते हुए कहा, टॉरेंट सोर्ड, तुम्हें झुकना ही होगा। जवाब में तलवार से एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, जैसे वह लिली की ताकत को परख रही हो। लिली बिना हिचकिचाए उस चुनौती का सामना करती है। अगले ही पल एक चमकदार नीली बीम आसमान को चीर देती है। यह एक ट्रू मेन कैरेक्टर मोमेंट था। अमिटेरसु ने अपनी धुंधली आंखों से यह ब्रेक थ्रू देखा। वह दंग रह गई। क्या यह यमाडा नो ओरोची की शक्ति है? शायद मेरा अंदाजा गलत था। यह लड़की सिर्फ वंश की कड़ी नहीं, बल्कि सीधे राजा की संतान हो सकती है। जल्द ही कबीले के सभी भेड़िए लिली के सामने झुक गए। चोंगक्विंग मुस्कुराया, देखो लिली, ये सब तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। यह तो एक नए लीडर की ताजपोशी जैसा लग रहा है। फाइव टेल ने घोषणा की, हमारे पूर्वज ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। आज से तुम हमारे कबीले की सम्मानित गेस्ट हो। संयोग से वह रात कबीले की सबसे पवित्र ग्रोथ नाइट थी। उन्हें इस उत्सव में शामिल होने का न्योता मिला। शानदार दावत देखकर लिली के मुंह में पानी आ गया। आखिर एवोल्यूशन के साथ स्नैक्स हों तो मजा ही अलग होता है। चांदनी रात में भेड़ियों ने पूर्णिमा के चांद की ओर देखकर दहाड़ना शुरू किया। लिली ने समझाया, यंग वुल्व्स चांद की रोशनी अब्जॉर्ब करके इवॉल्व करते हैं। उसी क्षण वह टू टेल बीस्ट बड़ा होने लगा और उसकी तीसरी पूंछ निकल आई। अब वह थ्री टेल बन चुका था। लिली ने कहा, मास्टर, यह आपके साथ एडवेंचर पर जाना चाहता है। लेकिन फाइव टेल ने उसे रोकते हुए कहा, अभी तुम इंसानों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो। चोंगक्विंग ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम बड़े हो जाओ तो मुझे ढूंढ लेना। हम साथ मिलकर दुनिया घूमेंगे। तय हुआ कि वे रात के अंधेरे में ही वहां से निकलेंगे। लेकिन तभी अमिटेरासु ने उन्हें फिर से रोका। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है उम्र हो गई है। मैं एक जरूरी चीज देना भूल गई थी। उसने चोंगक्विंग को किलिंग स्टोन का एक टुकड़ा दिया और कहा, इसे अपने पास रखो। इसके साथ पूरा फॉक्स डीमन ट्राइब तुम्हें अपना हिस्सा मानेगा और जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद करेगा। इसमें और भी कई गुप्त इफेक्ट्स छिपे थे जिन्हें चोंगचिंग को खुद तलाशना था। अमिटेरासु ने आखिरी बार विदा लेते हुए कहा, अब मैं वाकई लंबी नींद में जा रही हूं। चोंगक्विंग ने मजाक में फिर से कंफर्म किया, कुछ और तो नहीं भूल रही? वापसी के रास्ते पर चोंगक्विंग सोच रहा था कि यह पूरी घटना कितनी अविश्वसनीय थी। लिली की डिवाइन सोर्ड, किलिंग स्टोन का टुकड़ा और थ्री टेल के साथ उसका जुड़ाव। वह मन ही मन सोच रहा था, भविष्य में जब थ्री टेल अपना ह्यूमन फॉर्म लेगी तो वह कितनी क्यूट दिखेगी। धीरे धीरे एक पार्टनर की कल्पना उसके दिमाग में बसने लगी। अगली सुबह वह के यांग की क्रिस्टल बीस्ट रिसर्च लैब में खड़ा था और जंगल में हुई सारी अजीब घटनाओं के बारे में बता रहा था। नियम के मुताबिक, क्योंकि वे टू टेल्ड बीस्ट को पकड़ नहीं पाए थे, इसलिए मिशन फेल माना जाना चाहिए था। लेकिन के यांग ने इसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अमितेरासु और किलिंग स्टोन से जुड़ा जो डेटा चोंगचिंग लाया था, वह किसी एक बीस्ट से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल था। इसलिए उसने इसे ओवर गोल मानकर चोंगचिंग को भारी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दिए। चोंगक्विंग ने प्रोफेसी वाली बात फिलहाल छुपा ली, लेकिन उसने के यांग से कैजुअली पूछा, क्या एसोसिएशन ने कभी क्रिस्टल बीस्ट वर्ल्ड के नाइट्स या डिवाइन सोर्ड्स के बारे में सुना है? के यांग ने जवाब दिया, नाइट्स के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन डिवाइन सोर्ड्स का जिक्र पहले हो चुका है। फिर उसने एक रहस्यमयी घटना बताई। बड़े मुकाबलों के दौरान कई बीस्ट टेमर्स अचानक गायब हो गए थे और जब वे कुछ दिनों बाद लौटे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उनके पास बस एक धुंधली याद बची थी, एक बर्निंग डेमोनिक सोर्ड की। उस रात चोंगक्विंग यही सोचता रहा, क्या वह जलती हुई तलवार वही डिवाइन सोर्ड है? तभी अचानक फिज कमरे में दाखिल हुई। उसने कहा, अब ट्रेनिंग का समय है। लिली को टॉरेंट सोर्ड मिल चुकी थी और उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी।
फिज पीछे नहीं रहना चाहती थी। लिली भी सामने आई। वह अपनी नई पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। चोंगक्विंग ने उसे समझाया, पानी को कंट्रोल करना आग से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। तुम्हें खुद पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। के यांग की मिसिंग टेमर्स वाली बात चोंगक्विंग के दिमाग में बैठ गई थी। उसे लगा, अगर उसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है तो उसे एक स्ट्रांग प्रैक्टिस पार्टनर चाहिए। और तभी किस्मत से उसकी मुलाकात फिर से शिंडलिंग से हो गई। शिंडलिंग खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे अब भी लग रहा था कि वे डेटिंग कर रहे हैं। चोंगक्विंग ने हैरानी से पूछा, अरे तुम यहां क्या कर रही हो? उसने झेंप मिटाने के लिए बहाना बनाया, लेकिन चोंगक्विंग सीधे मुद्दे पर आ गया। मैं एक बीस्ट फाइट के लिए पार्टनर ढूंढ रहा था और तुम मिल गई। क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगी? चोंगक्विंग ने जब प्रैक्टिस के लिए पूछा तो शिंडलिंग ने इसे एक बेहतरीन मौका बताया। उसने कहा, मेरे बीस्ट श्याउंग का अभी अभी विकास हुआ है और उसे एक असली टेस्ट की जरूरत है। उसने अपने नाइट क्लास फैंटम बीस्ट फ्रॉस्ट फायर फीनिक्स को समन किया। चोंगक्विंग हैरान रह गया। आइस फीनिक्स अब एक दिव्य फीनिक्स के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। उसके आते ही हवा का तापमान 10 डिग्री गिर गया। चोंगक्विंग ने लिली को सचेत किया, हमने पहले भी नाइट टियर दुश्मनों का सामना किया है, शांत रहो और तैयार रहो। शिंडलिंग ने बिना समय बर्बाद किए अपने फीनिक्स को आदेश दिया, फ्रोजन साइलेंस कॉफिन। लिली बर्फ के एक विशाल घेरे में फंस गई। चोंगक्विंग को शक हुआ कि क्या शिंडलिंग अपनी शर्मीली फितरत के पीछे अपनी असली ताकत छिपा रही थी। खैर, यह हमला लिली को रोकने के लिए काफी नहीं था। चोंगक्विंग ने चिल्लाकर आदेश दिया, बर्फ को तोड़ दो। लिली ने एक ही झटके में बर्फ को चकनाचूर कर दिया और अपनी किंग्स फ्लेम छोड़ दी। शिंडलिंग उस तपिश को महसूस कर सकती थी। उसने चोंगक्विंग की बढ़ती ताकत को देखकर अपना स्तर और ऊपर उठाया। अब यह मुकाबला एक दोस्ताना मैच नहीं, बल्कि दो मेन फाइटर्स के बीच का महायुद्ध बन चुका था। अचानक हवा में कुछ झिलमिलाया। चोंगक्विंग चौंक गया। यह क्या है? उसे अंदाजा हुआ कि यह वही अफवाहों वाला पोर्टल हो सकता है। उसने लिली से पूछा कि क्या उसे कुछ महसूस हो रहा है। लिली ने फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर, इसके अंदर से वही खिंचाव आ रहा है जो किलिंग स्टोन से महसूस हुआ था। चोंगक्विंग ने फैसला किया, हमें इसके अंदर जाना होगा। उनके कदम रखते ही पोर्टल उनके पीछे गायब हो गया। बाहर खड़डिड ही शिंडलिंग हक्की बक्की रह गई कि वे अचानक कहां चले गए। पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचते ही चोंगक्विंग ने चारों ओर देखा। क्या यह अब भी धरती है? यह पोर्टल लड़ाई के बीच बहुत आसानी से खुल गया था। अगर ऐसा ही होता रहा तो टेमर्स बिना किसी चेतावनी के कहीं भी फंस सकते हैं। लिली ने अंदेशा जताया, मास्टर, यह रैंडम नहीं है। यह रहस्यमयी क्षेत्र खुद हमें बुला रहा है। तभी लावा से एक गोस्ट फायर बाहर निकली और उन्हें एक दिशा की ओर ले जाने लगी। वह एक विशाल द्वार की ओर इशारा कर रही थी, जिसका मतलब था कि इस क्षेत्र का स्वामी वहीं इंतजार कर रहा है। लिली ने द्वार पर लिखे प्राचीन अक्षरों को पढ़ा, एबिस ऑफ इटर्नल रिजेंटमेंट। चोंगक्विंग ने पूछा, तुम ये अक्षर कैसे पढ़ सकती हो? लिली ने कहा, मैं इन्हें पाठ तो सकती हूं, पर इनका गहरा अर्थ समझ नहीं पा रही। चोंगक्विंग ने अंदाजा लगाया कि यह रेड ड्रैगन किंग और उसके नाइट से जुड़ा हो सकता है। हमें सच जानने के लिए गहराई में जाना होगा। तभी फायर सैलामैंडर्स का एक झुंड प्रकट हुआ। एक ने अपना जबड़ा खोला तो लिली ने चोंगक्विंग को पीछे रहने को कहा, मास्टर, इन्हें मुझ पर छोड़ दीजिए। चोंगक्विंग ने लिली के शरीर में बदलाव देखे। लिली ने समझाया, यह टॉरेंट सोर्ड द्वारा दी गई शक्ति है। अब उसके पास घोड़े के सिर और मछली की पूंछ वाले प्राचीन जीव की विशेषताएं आ गई थीं। वह अब टोरेंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके एलडीएच सकती थी। चोंगक्विंग दंग रह गया। यह पहली बार है जब तुम टोरेंट सोर्ड के साथ लडीएच रही हो और पहले से ही इस लेवल पर पहुंच गई। यह रफ्तार बिल्कुल किसी ट्रेनिंग आर्क के हीरो जैसी थी। सैलामैंडर डरकर भागने लगे, पर लिली ने तलवार घुमाते हुए कहा, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, भागने के बारे में सोचना भी मत। चोंगक्विंग ने लिली को रोकते हुए कहा, रुको, उनका पीछा मत करो। लेकिन लिली के तेवर बदले हुए थे। उसने गुस्से में कहा, जिसने भी आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ इस सीक्रेट रेल्म की गहराइयों में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं।
कोई दर्द से कराह रहा था तो कोई दम घुटने की शिकायत कर रहा था। तभी एक प्राचीन बीस्ट की आवाज आई। होली सोड की शक्ति ने इस क्षेत्र के जीवों की युद्ध प्रवृत्तियों को जगा दिया है, यही मेरी ताकत का राज है। लेकिन अचानक वहां धुंध छा गई। वह आवाज फिर गूंजी। यह दूसरी पवित्र तलवार की शक्ति है। तलवार का नया यूजर इस क्षेत्र में दाखिल हो चुका है, लेकिन हमारा बदला अब भी पूरा नहीं हुआ है। जिन इंसानों ने हमें चोट पहुंचाई है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसी बीच क्वीन बी के आसपास कई बीस्ट टेमर्स जमीन पर लहूलुहान पड्डे थे। एक बुरी तरह घायल टेमर ने खांसते हुए कहा, यह एक कायराना हमला था। अगर तुमने मुझे धोखे से न फंसाया होता तो मुझ जैसा योद्धा तुम जैसी बूढ़ी औरत से कभी नहीं हारता। यह सुनते ही क्वीन बी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक अदृश्य गोस्ट ने आग में घी डालते हुए कहा, हां, इसने तुम्हें बुढ़िया ही कहा है। तुम तो वो बिना आकर्षण वाली औरत हो जिसे कोई मुफ्त में भी न ले। क्वीन बी ने गुस्से में चीखते हुए उस टेमर की जीवन लीला समाप्त कर दी। वह तिलमिला उठी। मैं अभी 30 की भी नहीं हुई हूं, मैं बुढ़िया कैसे हो गई? आखिर मेरे सारे ब्लाइंड डेट्स पहली मुलाकात के बाद ही क्यों भाग जाते हैं? उस प्रेत ने मजाक उड़ाया, क्योंकि उनमें से कोई भी तुम्हें नहीं चाहता। तभी चोंगक्विंग वहां पहुंचा। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। लिली इतनी तेज भागी, और यह जगह कितनी गर्म है, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अचानक क्वीन बी की आवाज आई, तो हम फिर मिल गए। चोंगक्विंग ने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली। क्वीन बी अब एक अलग ही मोड़ में थी। उसने चोंगक्विंग से पूछा, तुम एक मर्द हो, तुम मुझे बताओ, क्या मैं वाकई इतनी अनअट्रैक्टिव हूं? मैं लगभग 30 की होने वाली हूं और आज तक मैंने किसी को डेट नहीं किया। आज एक अच्छा मैच मिला था, पर काम के चक्कर में उसने मना कर दिया, और अभी किसी ने कहा कि मुझे कोई नहीं चाहेगा। चोंगक्विंग समझ गया कि लिली कहीं गायब है और फिज अकेले इस औरत का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए खेल में शामिल होना ही बेहतर है। उसने कूटनीति से काम लेते हुए कहा, किसने कहा ऐसा? आप तो बहुत आकर्षक और प्रभावशाली हैं। क्वीन बी की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो? चोंगक्विंग ने मन ही मन सोचा कि जब तक लिली वापस नहीं आती, इसे बातों में उलझाए रखना ही सही है। हां बिल्कुल, आप मुझे चोंगक्विंग कह सकती हैं। तभी लिली वहां आ पहुंची और यह नजारा देखकर सन्न रह गई। मास्टर, यह क्या हो रहा है? आप दुश्मन के साथ क्या कर रहे हैं? उसने क्वीन बी को घूरते हुए पूछा। तुम मेरे मास्टर के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्वीन बी ने पलटकर पूछा। तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या तुम भी चोंगक्विंग को पसंद करती हो? लिली हड्डबद्धा गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह गुस्से और शर्म से कांपने लगी। चोंगक्विंग ने उसे शांत करने के लिए उसके पास जाकर कहा, लिली, शांत हो जाओ, पहले स्थिति को समझो। बैकग्राउंड में मची तबाही के बीच इस लव ट्रायंगल की शुरुआत वाकई बड्डी अजीब थी। तभी अचानक डार्क अंडरवर्ल्ड ग्रुप का एक ऑफिसर, स्काई किंग रेजर, बीच में कूद पड़ा। उसने गुस्से में क्वीन बी से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पवित्र तलवार मिली? चोंगक्विंग को समझ आ गया कि उसे क्वीन बी के लिए यह सारा रायता समेटना होगा। उसने रेजर की ओर देखकर कहा, तुम्हारे इस ग्रुप की वजह से ही इसके पास डेटिंग के लिए वक्त नहीं है। तुम जैसे लोग दूसरों की खुशियां छीन लेते हो। रेजर हंसा। क्वीन बी कभी इस ग्रुप का साथ नहीं छोड़ देगी, क्योंकि हम उसे बहुत अच्छा पैसा देते हैं। उसने अपने घातक बीस्ट ट्विन ब्लेड मैंटिस को हमला करने का आदेश दिया। मैंटिस बिजली की रफ्तार से झपटा, पर लिली ने बीच में आकर उसे रोक लिया। हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे। चोंगक्विंग समझ गया कि लिली की ताकत अभी इस प्रतिद्वंद्वी के बराबर नहीं है। उसने रेजर को ललकारा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वह सच्चा प्यार नहीं खरीद सकता। रेजर तिलमिला उठा, तुम एक जिद्दी कीड़े की तरह हो। मैंटिस, पावर बूस्ट एक्टिवेट करो और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। लिली पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई और मैंटिस ने उसे पीछे धकेल दिया। जैसे ही रेजर ने स्टील ब्लेड स्लैश का आखिरी वार करने को कहा, फिज अचानक बीच में कूद पड़ी। उसने अपनी पूरी चमक के साथ एंट्री ली और उस हमले को रोक दिया, हालांकि वह खुद बाल बाल बची थी। रेजर चिढ़ गया। चोंगक्विंग, तुम वाकई गले की हड्डी बन गए हो। उसने क्वीन बी की ओर देखकर चिल्लाया, तुम बस वहां खड़ी रहोगी या क्या तुम सच में हमारे खिलाफ हो गई हो? चोंगक्विंग ने क्वीन बी की आंखों में झांककर आखिरी दांव चला। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, पर जवानी और खूबसूरती एक बार गई तो फिर कभी वापस नहीं आती।
क्या तुम वाकई बिना प्यार को जाने अपनी पूरी जिंदगी गुजार देना चाहती हो? रेजर ने आपा खो दिया और मेंटिस को आदेश दिया कि सबसे पहले चोंगक्विंग को खत्म करे। लिली और फिज घबराहट में जम गईं, पर तभी क्वीन बी की एक्सप्लोसिव नीडल्स की बारिश सीधे मेंटिस पर हुई। यह एक जबरदस्त सरप्राइज अटैक था। क्वीन बी ने चोंगक्विंग की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम वाकई मेरे सच्चे प्यार बन सकते हो? चोंगक्विंग ने खेल जारी रखते हुए कहा, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। यह सुनकर लिली और फिज को गहरा सदमा लगा। रेजर चिल्लाया, दिमाग से पैदल औरत, आज मैं इस टीम की सफाई करके रहूंगा। क्वीन बी ने चोंगक्विंग से कहा, यहां बहुत खतरा है, तुम अभी छिप जाओ। उसने अपनी स्टिंगर बी को नीडल डांस शुरू करने का आदेश दिया। रेजर ने मजाक उड़ाते हुए अपने मैंटिस को ट्विन ब्लेड स्टाइल में बदल दिया। चोंगक्विंग ने देखा कि क्वीन बी अकेले रेजर का मुकाबला नहीं कर पा रही है। उसने लिली से पूछा, क्या तुम टॉरेंट सोर्ड की शक्ति को जगा सकती हो? लिली ने कहा, हां, बस एक पल चाहिए। मैंटिस ने क्वीन बी की मधुमक्खी को कुचल दिया और अब उसकी बारी थी। तभी लिली ने टॉरेंट सोर्ड की पूरी ताकत को एक वॉर्टेक्स फोर्स में बदलकर 6 डीएच दिया। रेजर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा, पर जाते जाते धमकी दे गया, मैं वापस आऊंगा। क्वीन बी भी उस धमाके की चपेट में आकर शिकायत करने लगी। किसी ने मजाक में कहा, क्या वाकई उसने अपनी ही टीम के बंदे को उड़ा दिया? फिज गुस्से में बुदबुदा रही थी कि मास्टर उसे छोड़ाकर लिली और किसी दूसरी लड्ढाकी के साथ व्यस्त हैं। वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी, जबकि लिली ने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम दुश्मन की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए, बुद्धू। फिज ने उसे अपने पास बुलाकर लाड करने को कहा, तो लिली ने जिद पकड़ डीएच ली कि वह सिर्फ उसकी ओर देखे। चोंगक्विंग उलझन में अपनी आंखें झपका रहा था। ये दोनों इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हैं? क्या इन्हें भी वही रहस्यमयी आवाज सुनाई दे रही है? तभी एक गोस्ट की आवाज गूंजी, इतनी प्यारी लड्डकियां तुम पर फिदा हैं, और तुम कब तक शरीफ बनने का नाटक करोगे? इस पल का मजा लो। पास ही एक बीस्ट फुसफुसाया, अपनी इच्छाओं के सामने घुटने टेक दो और यहीं खामोशी से ओझल हो जाओ। हजारों महिला प्रेतों से घिरे चोंगक्विंग ने चिल्लाकर सबको शांत होने को कहा। फिज ने तंज कसा, देखो, ऐसे समय में भी मास्टर दूसरी औरतों के बारे में ही सोच रहे हैं। ये किसी मेन कैरेक्टर की क्लासिक खूबी थी। तभी अचानक टॉरेंट सोर्ड चमक उठी। उसकी आवाज आई, अब सिर्फ तुम ही अपने राजा की रक्षा कर सकते हो। इससे पहले कि चोंगक्विंग कुछ समझ पाता, एक विशाल ब्लैक हाउंड आगे बढ़ा और उसने चोंगक्विंग पर एक विनाशकारी बीम छोड़ी। पर टॉरेंट सोर्ड की शक्ति ने एक अभेद्य बैरियर बनकर उस हमले को रोक दिया। चोंगक्विंग ने जैसे ही तलवार थामी, उसे महसूस हुआ कि वह भी इसकी शक्ति का उपयोग कर सकता है। पीछे से प्रेतों के एक झुंड ने हमला किया, पर चोंगक्विंग के एक ही वार ने सबका सफाया कर दिया। ऐसी सफाई जो बड्ढे बड्ढे योद्धा भी नहीं कर पाते। टॉरेंट सोर्ड ने समझाया, जब यह तलवार राजा के हाथ में होती है तो यह किंग सोर्ड बनती है, और जब एक नाइट इसे थामता है तो यह प्रोटेक्शन सोर्ड बन जाती है। तुम इसके योग्य हो, लिली की रक्षा करो। तभी अचानक चोंगक्विंग को लूना दिखाई दी। लूना रोते हुए बोली, भाई, तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? लिली की वजह से मेरी यह हालत हुई है। चोंगक्विंग का दिल पसीजने लगा, पर टॉरेंट सोर्ड ने उसे झकझोरा, होश में आओ। अगर तुम जैसा समझदार इंसान भी इस माया जाल में फंस गया तो सब खत्म हो जाएगा। चोंगक्विंग की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि वह ब्लैक हाउंड लूना बनकर उसे धोखा दे रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने ही लिली और फिज को भी भ्रम में डाला है। ब्लैक हाउंड ने कोई जवाब नहीं दिया और हमला किया, पर एक बैरियर ने उसे रोक दिया। फिज और लिली भी अब माया जाल से बाहर आ चुकी थीं। फिज ने अपनी पूंछ घुमाई और लिली ने चोंगक्विंग को बचाते हुए पूछा, मास्टर, क्या आप ठीक हैं? चोंगक्विंग ने राहत की सांस ली। ब्लैक हाउंड चिढ़कर बोला, एक क्रिस्टल बीस्ट होकर इंसानों की रक्षा करने की इतनी प्रबल इच्छा, यह नामुमकिन है। चोंगक्विंग समझ गया कि यह दुश्मन भावनाओं को अपनी ताकत बनाता है। उसने शांत दिमाग से योजना बनाई। फिज, पॉइजन मिस्ट फैलाओ। लिली, तुम हमला करो। लड़ाई के बीच ब्लैक हाउंड ने अपनी पूरी ताकत से एक बीम छोड़ी, पर तभी एक चमत्कार हुआ। उसके पास जो पवित्र तलवार थी वह अचानक बोल पड़ी, मेरा एकमात्र लक्ष्य राजा की रक्षा करना है। मैं अपनी शक्ति उनके विरुद्ध इस्तेमाल नहीं होने दूंगी।
ब्लैक हाउंड बीच हमले में ही जम गया। चोंगक्विंग ने चिल्लाकर कहा, लिली, यही मौका है। लिली ने टॉरेंट सोर्ड थामी और अपनी गुप्त कला का इस्तेमाल किया। एज्योर एबिस स्लैश। एनर्जी की एक भयानक वेव सीधे ब्लैक हाउंड के आर पार निकल गई। वह बीस्ट हार मानकर जमीन पर गिर पड़ा। टॉरेंट सोर्ड ने उस दूसरी तलवार को एंग्री होली सोर्ड कहा। तलवार अभी भी काफी जिद्दी और एटीट्यूड वाली लग रही थी। उसने अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगी और बोली, मैं अभी तुम्हें अपनी फुल पावर नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा एक काम अभी अधूरा है। फिज ने कंफ्यूज होकर पूछा, अब इस ब्लैक हाउंड का क्या करें? चोंगचिंग ने ध्यान से देखा। हारने के बाद उसका असली फॉर्म छोटा और मासूम था। उसने हैरानी से पूछा, क्या यह फीमेल है? तभी एंग्री होली सोर्ड फिज के सामने आ गई। उसके बॉडी से निकलती हीट साफ महसूस हो रही थी। उसने कहा, तुमने ब्लैक हाउंड को हराकर मेरा टेस्ट पास कर लिया है। अब मैं तुम्हें अपना रिवेंज लेने के लिए अपनी पावर उधार दूंगी। टॉरेंट सोर्ड तुरंत गुस्सा हो गई। तुम राजा के आदेश के खिलाफ जा रही हो। उसी समय पूरा सीक्रेट रेल्म टूटने लगा। अचानक एंग्री होली सोर्ड फिज के अंदर मर्ज हो गई, जैसे वो उसे कंट्रोल करना चाहती हो। लेकिन टॉरेंट सोर्ड ने तुरंत इंटरवीन किया और दोनों पावर्स को अलग कर दिया। फिज बेहोश होकर गिरने लगी, लेकिन चोंगचिंग ने उसे पकड़ लिया। होश में आते ही फिज बोली, मेरी टेल पर किसी ने काट लिया है। तभी एंग्री होली सोर्ड ने बड़ा रिवील किया, इंसानों का एक ग्रुप ब्लैक हाउंड के क्लैन को टॉर्चर कर रहा है। मैं उन्हें बचाने के लिए अपनी पावर जमा कर रही हूं। लिली ये सुनकर दुखी हो गई। तो क्रिस्टल बीस्ट्स का शिकार किया जा रहा है। तलवार ने बताया कि उसे एनिमी का मेन बेस भी मिल गया है। फिज ने मजाक में कहा, मास्टर, मेरी टेल चेक करो, शायद किस से ठीक हो जाए। चोंगचिंग ने सीरियस होकर एग्जामिन किया। यह इंजरी फाइट की नहीं लग रही। उसने तुरंत कंक्लूड किया, इसके पीछे डार्क अंडरवर्ल्ड ग्रुप है। एंग्री होली सोर्ड ने कंफर्म कर दिया। चोंगचिंग ने बिना सोचे कहा, आई मीन, मैं इस मिशन में शामिल हूं। लिली और फिज दोनों ने शक से पूछा, कहीं आप उस क्वीन के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? चोंगचिंग ने कामली जवाब दिया, फिज, उन्होंने ही तुम्हें ब्लैक मार्केट में बेचा था। यह तुम्हारा रिवेंज भी है। यह सुनकर फिज इमोशनल हो गई। थैंक यू। अब ब्लैक हाउंड के पास कोई जगह नहीं थी, तो तय हुआ कि वो भी इनके साथ ही रहेगा। अचानक पोर्टल खुला और सब वापस अपने वर्ल्ड में लौट आए। नेक्स्ट मॉर्निंग चोंगचिंग जैसे ही उठा, वो शॉक हो गया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। तुम कौन हो? मेरे घर में कैसे आई? और तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? वो लड़की मासूमियत से बोली, मुझे नहीं पता। जब तुमने ब्लैक हाउंड को काम किया, मैं ऐसी बन गई। चोंगचिंग तुरंत नजरें घुमाकर बोला, पहले कुछ पहन लो। लेकिन वो लड़की उसके पास आई और उसके सीने को पकड़ लिया। चोंगचिंग घबरा गया। ये क्या कर रही हो? वो बिल्कुल कैजुअली बोली, कुत्ते जिस चीज को पसंद करते हैं उस पर अपनी स्मेल छोड़ देते हैं। वो और करीब आई। ये मेरा तरीका है ये बताने का कि अब तुम मेरे टेरिटरी में हो। चोंगक्विंग ने मन ही मन सोचा, ये सब पागलपन अब किसी मैंगा के प्लॉट जैसा लग रहा है। इधर शिंडलिंग बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। उसे चिंता हो रही थी कि चोंगक्विंग को खाना लाने में इतनी देर क्यों लग रही है। वह मुझे डेट कर रहा है, फिर भी किसी और लड़की के साथ रह रहा है। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और एक रोमांस शो की हीरोइन की तरह दरवाजा धकेल दिया। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। चोंगक्विंग राथफुल होली सोर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे शर्मीला कहकर चिढ़ा रही थी। शिंडलिंग हक्की बक्की रह गई और चिल्लाई, तुम दोनों इस बंद कमरे में आखिरकार क्या रहे हो? कुछ देर बाद स्थिति थोड़ी शांत हुई। लिली ने सख्त नियम बना दिया कि राथफुल सोर्ड अब चोंगक्विंग के शरीर से चिपक कर नहीं रहेगी। फिज ने तंज कसते हुए कहा कि कोई लड़की इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है, जबकि शिंडलिंग के अंदर जलन साफ दिख रही थी। एक नई लड़की आकर चोंगक्विंग के इतना करीब कैसे पहुंच गई? राथफुल सोर्ड ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैंने 2 टारगेट का पीछा करके उनके बेस का पता लगा लिया है। मेरा प्लान तो चोंगक्विंग को खुद को सौंपने का था, ताकि ब्लैक हाउंड कबीले को बचाया जा सके, लेकिन अब सीधा हमला करना ही बेहतर है। शिंडलिंग ने तुरंत चेतावनी दी, क्या तुम सच में डार्क अंडरग्राउंड गैंग के मेन बेस पर जाने की सोच रहे हो?
उनका लीडर नाइटमेयर जैसा खतरनाक है। हमें पहले एसोसिएशन को बताना चाहिए। लेकिन रॉथफुल सोर्ड ने इसे ठुकरा दिया। एसोसिएशन में उनके स्पाइज भरे पड़े हैं। उन्हें बताना मतलब अपनी ही कब्र खोदना है। लिली और फिज ने भी बदला लेने के लिए तुरंत हमले का समर्थन किया। चोंगक्विंग ने शांत दिमाग से कहा, हमें सावधान रहना होगा। दुश्मन की ताकत अननोन है। यह सिर्फ रिकनेसेंस मिशन होना चाहिए, सुइसाइड मिशन नहीं। उधर डार्क अंडरवर्ल्ड ग्रुप के बेस में माहौल बेहद डरावना था। रेजर और क्वीन बी कुर्सियों से बंधे हुए थे। क्वीन बी माफी मांग रही थी, लेकिन रेजर समझ चुका था अब बहुत देर हो चुकी है। बॉस ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे राथफुल होली सोर्ड के खोने का दुख नहीं है, लेकिन तुम दोनों दुश्मनों को हमारे बेस तक ले आए। यह अक्षम्य है। उसने अपनी सोर्ड निकाली। क्वीन बी डर के मारे कांपते हुए बोली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बॉस हल्के से मुस्कुराई। अब देखते हैं किसने डार्क अंडरवर्ल्ड ग्रुप को चैलेंज देने की हिम्मत की है। इसी बीच चोंगक्विंग की टीम बेस के अंदर घुस चुकी थी। शिंडलिंग ने धीमी आवाज में पूछा, क्या यह सच में उनका मेन बेस है? लिली को हैरानी थी कि डिस्गाइज के बाद वे इतनी आसानी से अंदर कैसे आ गए। चोंगक्विंग को यह सब कुछ ज्यादा ही स्मूथ लग रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कुछ तो गड़बड़ है। रॉथफुल सोर्ड ने सतर्क होकर कहा, अगर कुछ भी गलत हुआ हम तुरंत यहां से निकल जाएंगे। ऊपर बैठी बॉस अपने शिकार को जाल में फंसते देख मुस्कुरा रही थी। उसने डार्क ग्रुप के 6 विंग ऑफिसर स्कॉर्पियन लायन को इशारा किया, अब शो शुरू करने का समय है। सामने का नजारा देखकर शिंडलिंग कांप उठी। वहां अनगिनत क्रिस्टल बीस्ट्स कैद थे। लिली ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगी। चोंगक्विंग गुस्से में बुदबुदाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग लाइट फॉक्स डीमन कबीले के इतने सारे सदस्यों को कैद करके रखेंगे। दुश्मन को भनक न लगे, इसलिए उन्हें शांत रहना था। लेकिन लिली उन 2 टेल्ड बीस्ट्स को तड़पता हुआ छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। चोंगक्विंग ने सुझाव दिया, रॉथफुल होली सोर्ड, क्या तुम अपनी किसी स्किल से इनके मूवमेंट्स ट्रैक कर सकती हो? इससे हमें बायर्स का पता चलेगा और इन मासूमों के परिवार तक भी पहुंच सकते हैं। तभी अचानक स्कॉर्पियन लायन की दहाड़ गूंजी, एवलॉन होली सोर्ड की मिल गई है। लिली ने पीछे मुड़कर देखा ही था कि अंधेरे की एक भयानक लहर उसे अपनी ओर खींचने लगी। जब उसने आंखें खोली, वह एवलन सीक्रेट रेल्म के अंदर कैद हो चुकी थी, वापस बेस में। बॉस हंसते हुए बोली, अब तुम घुस बैठिए, मुझे दिखाओ तुम में कितना दम है। रॉथफुल सोर्ड गुस्से में बोली, लिली को एब्डक्ट कर लिया गया है। फिज ने तुरंत कहा, अब और इंतजार नहीं, अटैक करते हैं। पर बॉस ठहाका मारकर हंसी, तुम लोग तब तक कहीं नहीं जा सकते जब तक मुझे हरा न दो। उसने रॉथफुल सोर्ड की ओर देखते हुए कहा, तो तुम खुद ही मेरे दरवाजे पर चलकर आ गई। रॉथफुल स्वॉर्ड ने अपनी तलवार की जजमेंट स्किल एक्टिवेट की और बिजली की रफ्तार से बॉस पर झपटी। तुमने मेरे लोगों को चोट पहुंचाई है, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। बॉस ने बड़ी आसानी से उस वार को रोक लिया और मुस्कुराते हुए बोली, क्या यह बदले की ज्वाला है? इंटरेस्टिंग, चलो थोड़ी देर खेलते हैं। उधर चोंगक्विंग ने फिज को उस विशाल बीस्ट की हरकतों पर नजर रखने को कहा। शिंडलिंग हैरान थी कि बिना किसी बीस्ट मास्टर के यह विशाल चीज इतनी तेजी से कैसे हिल सकती है। फिज हांफते हुए बोली, मास्टर, यह बहुत तेज है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पा रही। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और रॉथफुल सोर्ड दीवार से जा टकराई। उसकी हालत बहुत खराब थी। चोंगक्विंग के माथे पर पसीना आ गया। यह बॉस अब तक के किसी भी दुश्मन से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। इसी बीच एवलॉन सीक्रेट रेल्म के अंदर लिली को महसूस हुआ कि उसका मास्टर खतरे में है। उसने टॉरेंट सोर्ड को पुकारा, लेकिन स्कॉर्पियन लायन ने उसका रास्ता रोक लिया। अगर तुम हिलने की कोशिश भी करोगी तो अपनी स्थिति और बिगाड़ लोगी। उसने लिली को एक प्लेटफॉर्म की ओर फेंक दिया। लिली दर्द से कराह उठी। उसे लग रहा था कि वह इस अदृश्य दुश्मन का सामना नहीं कर पाएगी। तभी अचानक एवलॉन की रूह जागृत हुई। उसने एक तीखा सवाल किया, क्या मेरा स्वामी वापस आ गया है? उसने टॉरेंट सोर्ड की चमक को पहचान लिया। साथ ही उसे डार्कनेस सोर्ड और रात सोर्ड की मौजूदगी का भी एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि यहां 3 लोग होली सोर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने सोचा, मेरा स्वामी यकीनन इन तीनों में से ही कोई एक है, इसलिए सबको अंदर खींच लेना ही सबसे बुद्धिमानी होगी। दूसरी तरफ लेडी बॉस
चोंगक्विंग की ओर देखकर हैरान थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे अलावा कोई और इंसान भी होली सोर्ड को संभाल सकता है। शिंडरलिंग ने घबराकर चोंगक्विंग का हाथ पकड़ा। क्या तुम वाकई यह करने जा रहे हो? एक साधारण इंसान होली सोर्ड की शक्ति सहन नहीं कर सकता। खुद को मजबूर मत करो। राथफुल होली सोर्ड ने सपाट लहजे में कहा कि इस वक्त सिर्फ वही लड़ने की स्थिति में है। लेकिन चोंगक्विंग ने शांत आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं पहले भी एक होली सोर्ड की शक्ति को नियंत्रित कर चुका हूं। लेडी बॉस मुस्कुराई। इंटरेस्टिंग, चलो देखते हैं तुम कितनी देर टिक पाते हो। उनकी तलवारें आपस में टकराईं। चिंगारियां ऐसे फूट रही थीं जैसे गुस्सा हवा में तैर रहा हो। तभी अचानक एक गोल्डन लाइट का विस्फोट हुआ जिसने चारों ओर सब कुछ अपनी चमक से भर दिया। चोंगक्विंग कुछ पलों के लिए जड़ हो गया। उधर बॉस ने धीमी आवाज में पूछा, क्या चाबी ने काम कर दिया? अगले ही पल दोनों उस तेज रोशनी की चपेट में आकर गायब हो गए। कुछ समय बाद चोंगक्विंग की आंखें खुलीं। खुद को एवलॉन सीक्रेट रेल्म के अंदर पाकर उसने हैरानी से पूछा, यह कौन सी जगह है? आसपास के माहौल को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर का हर एक जख्म पूरी तरह भर चुका था। तभी लिली उसके पास आई और उसकी खैरियत पूछी। चोंगक्विंग ने उलझन में पूछा, तुम यहां कैसे? दूसरी ओर बॉस मंत्रमुग्ध होकर बोली, वाह, यह वाकई सबसे शक्तिशाली तलवार है। आखिरकार मुझे इसका असली रूप मिल गया। तभी एवलॉन की चेतना पूरी तरह जागृत हुई। उसने एक गंभीर सवाल किया, ड्रैगन सम्राट की असली संतान कौन है? अवलॉन की नजर बॉस के चेस्ट पर ठहरी और उसकी नाक से भाप का एक छोटा गुब्बारा निकला। वह बुदबुदाई, मुझे याद है कि मेरे पिछले स्वामी का मन भी इतना ही जेनरस ओपन माइंड था। अचानक लिली का शरीर सुनहरी ऊर्जा से चमकने लगा। अवलॉन ने महसूस किया, मुझे तुम में एक जानी पहचानी गंध आ रही है। क्या तुम गोल्डन ड्रैगन के करीब हो? लेकिन अवलॉन ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने पहले ही इस लेडी को अपना मास्टर चुन लिया है। बॉस हंसी, लगता है इस होली सोर्ड को छोटी बच्चियां पसंद नहीं हैं। लिली चिढ़ गई, लेकिन अवलॉन ने मजे लेते हुए कहा, मासूम लड़कियां अच्छी होती हैं पर मैच्योर बिग सिस्टर्स का आकर्षण गहरा होता है। चोंगक्विंग ने मन ही मन बुदबुदाया, पत्थर में फंसी यह महान तलवार असल में एक पर्वी ओल्ड मैन है। क्या सबसे शक्तिशाली तलवार अपना मालिक लुक्स के आधार पर चुनती है? अवलॉन अचानक चहक उठी, क्या यहां कोई और मर्द भी है? उसने गर्व से कहा कि वह दूसरी तलवारों जैसी नहीं है। वह गोल्डन ड्रैगन सम्राट के बराबर खड़ी होती है, इसीलिए वह जिसे चाहे उसे चुन सकती है। चोंगक्विंग ने स्थिति को संभालने के लिए पासा पलटा। उसने अवलॉन को सीधे संबोधित करते हुए ललचाया, अगर तुम मेरी लिली को चुनती हो तो तुम्हें यहां कई सुंदर बहनों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। यह सुनते ही अवलॉन की आंखों में चमक आ गई। वह लगभग लार टपकाने लगी। क्या? सुंदर लड़कियों का स्वर्ग? मजा ही आ जाएगा। अवलॉन ने चोंगक्विंग की तरफ देखकर कहा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। जितना तुम्हें देखती हूं उतना ही पसंद आती हो। बॉस ने तंज कसा, तो क्या तुम सिर्फ शरीर की वजह से उसे अपना मास्टर चुन रही हो? अवलॉन थोड़ा सकपका गई, पर उसने अपना फैसला सुना दिया। बॉस चिल्लाई, अगर तुम मेरा मजाक उड़ाओगे चोंगक्विंग तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अवलॉन ने उसे चुनौती दी, मुझ पर हमला करने की हिम्मत मत करना। बॉस ने मजाक उड़ाया, क्या तुम मेरी डार्कनेस होली सोर्ड का मुकाबला कर पाओगी? लेकिन तभी अचानक एक अजीब घटना हुई। बॉस के चेस्ट की पैडिंग जमीन पर गिर गई। सबके सामने उसकी छाती का आकार अचानक बहुत छोटा हो गया। अवलॉन ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? तुम्हें मेरी शक्ति इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। अभी यहां से दफा हो जाओ। बॉस को एक जोरदार झटका लगा और वह सीक्रेट रेल्म के किनारे से जा टकराई। वह गुस्से में चिल्लाई कि उसे यह नतीजा मंजूर नहीं है। एवलॉन ने बड़े गर्व से कहा, यह बिल्कुल सटीक वार था, जैसा कि मुझ होली सोर्ड ऑफ एवलॉन से उम्मीद की जाती है। उसने आधिकारिक तौर पर लिली को अपना शॉर्ट टाइम मास्टर स्वीकार कर लिया। लिली ने गर्व से कहा, यही है सबसे शक्तिशाली पवित्र तलवार की असली ताकत। जैसे ही उसने तलवार का हथा थामा, ऊर्जा का एक भयानक सैलाब उसके शरीर में उमड़ पड़ा। वह दर्द और शक्ति के बीच चिल्लाई और तभी एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पवित्र तलवार को हवा में उछाल दिया और वह जमीन में जा ढंसी।
चोंगक्विंग ने धीरे से इशारा किया। लिली, तुम्हारे कपड़े फट गए हैं। लिली घबराकर अपनी ड्रेस चेक करने लगी। अवलॉन ने मजे लेते हुए कहा, नजारा तो अच्छा है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा मास्टर इतने कम लेवल का होगा। लिली ने शिकायत की कि वह अपनी ताकत बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। चोंगक्विंग को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या तुम वाकई वही सबसे शक्तिशाली तलवार हो? लिली ने पूछा कि क्या वह भी इंसानी रूप ले सकती है। अवलॉन ने समझाया कि वह टॉरेंट या बाकी तलवारों से बिल्कुल अलग और खास है। उसने चोंगक्विंग से कहा, मेरा नाम अवलॉन है, अब मुझे उन सुंदर देवियों से मिलवाओ। चोंगक्विंग ने मन ही मन सोचा कि इस शाही रूप के पीछे एक थरकी बूढ़ा छिपा होगा। उसने कभी नहीं सोचा था। उसने तय किया कि अब उसे लिली और बाकी साथियों का लेवल बढ़ाना ही होगा। उधर लेडी बॉस अपने हेडक्वार्टर में वापस फेंक दी गई थी। उसने उस घटिया और ठर की तलवार को कभी माफ न करने की कसम खाई। तभी स्कॉर्पियन लायन घबराया हुआ अंदर आया। गजब हो गया! काले सूट वाले आदमियों की एक टीम ने बेस पर धावा बोल दिया है। हमें तुरंत यहां से भागना होगा। बॉस ने रेजर और क्वीन बी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने अपनी हाइड स्किल से क्वीन बी को तो निकाल लिया, पर बाकी सब पकड़े गए। बॉस ने दांत पीसते हुए कहा कि डार्क ग्रुप के सौदों में ऊपर के बहुत बड़े लोग शामिल हैं। अब ग्रुप के गिरते ही उन बड़े लोगों के लिए हमारा जिंदा रहना ही एक खतरा बन गया है। तभी डार्कनेस होली सोर्ड ने एक नया रूप लिया और बॉस को भरोसा दिलाया कि वह उसकी रक्षा करेगी। इसी बीच डार्क ग्रुप के बेस के मलबे के नीचे दबी फिज परेशान थी। चोंगक्विंग गायब है। क्या हम यहां हमेशा के लिए फंसे रहेंगे? शिंडलिंग ने उसे शांत किया और बताया कि उसका ट्रैकर ऑन है। कोई न कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। तभी एक मर्दानी आवाज आई, शिंडलिंग, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अभी बचाता हूं। वह आवाज किसी ऐसे शख्स की थी जो उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। शाम हुई और शहर की ऊंची इमारतें रोशनी से जगमगा उठीं। जैंग फैमिली के स्टडी रूम में परिवार का दूसरा बेटा जांग काई अपने सहायक से पूछ रहा था कि आखिरी शिपमेंट में देरी क्यों हुई। सहायक ने बताया कि जिस अवैध डाक ग्रुप के साथ वे सालों से काम कर रहे थे वह पकड़ा गया है। जांग काई ने ठंडे लहजे में पूछा, इसके पीछे किसका हाथ है? सहायक ने जवाब दिया, हमारे अपने आदमियों ने ही यह सब किया, क्योंकि उन शिकारियों ने शिंडलिंग को पकड़ लिया था। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जांग काई मुस्कुराया, दिलचस्प है। तो मेरी वह लाडली और बेवकूफ छोटी बहन डार्क ग्रुप के चक्कर में फंस गई थी। सहायक ने आगे बताया कि एक अनजान आदमी शिंडलिंग को उस बेस तक ले गया था। शायद यह सब उसी की वजह से हुआ। जांग काई ने धीरे से अपना चश्मा उतारा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। जांग काई के सहायक ने सिर झुकाते हुए जी हुजूर कहा। साफ था, जो भी जांग काई के रास्ते में आएगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इधर घर पर माहौल काफी अजीब था। एवलॉन अपनी पूंछ मटकाते हुए बेहद खुश थी। वह फिज को कस कर गले लगाए हुए थी, जबकि बिन उसे बड़े उत्साह से खाना खिला रहा था। लूना ने चोंगक्विंग को शक की निगाह से देखा और पूछा, भाई, क्या तुम इस छोटी बच्ची के पीछे भी हाथ धोकर पड़े हो? चोंगक्विंग ने चिढ़कर जवाब दिया, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें ऐसा इंसान लगता है? मैं बस इसलिए फिक्रमंद हूं क्योंकि यह लिली के लिए जरूरी है। तभी अवलॉन ने मजे लेते हुए पूछा, क्या वह सुंदर युवती भी मेरे साथ गले मिलने आ रही है? चोंगक्विंग मन ही मन बुदबुदाया, यह कोई बच्ची नहीं बल्कि एक नंबर की बेशर्म ठरकी है। उसने साफ किया कि लूना कोई मामूली जीव नहीं है। जब उसने अवलॉन से पूछा कि क्या तलवारें इंसानों में भी दिलचस्पी रखती हैं, तो उसने लापरवाही से कहा, मुझे सिर्फ खूबसूरती से मतलब है, रेस से नहीं। राथफुल होली सोर्ड द्वारा चुनी गई नाइट ने भी अपना संतोष जताया। चोंगक्विंग और लिली को अपना वह सपना याद आया। लिली ने कहा, उस सपने में भी 12 नाइट्स को ढूंढने का जिक्र था। अवलॉन अपनी तलवार के रूप में वापस लौटी और पूरी गंभीरता से समझाया, वे क्रिस्टल बीस्ट्स जिन्हें पवित्र तलवारों द्वारा चुना जाता है और जिन्हें ड्रैगन किंग की रक्षा का काम सौंपा जाता है, उन्हें नाइट्स कहा जाता है। 12 नाइट्स असल में वे 12 बीस्ट्स हैं जिन्हें 12 पवित्र तलवारों ने चुना है। ये नाइट्स तलवारों की शक्ति का इस्तेमाल कर खुद को शक्तिशाली बना सकते हैं ताकि वे क्रिस्टल बीस्ट्स के नए राजा की रक्षा कर सकें। लिली ने उत्साह से पूछा, तो क्या मैं टॉरेंट सोर्ड की नाइट हूं?
चोंगक्विंग के मन में एक और सवाल था। अगर यह बीस्ट्स के लिए है तो मैं और वह डार्क ग्रुप की लीडर पवित्र तलवार की शक्ति कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अवलॉन ने झल्लाते हुए कहा। एक एक करके सवाल पूछो, मेरा दिमाग मत चाटो। अगली सुबह चोंगक्विंग ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा। उसने रिसेप्शनिस्ट से प्रैक्टिस मैच के लिए कहा ताकि अपने बीस्ट्स का लेवल बढ़ा सके। वह अब भी सोच रहा था कि लिली, जो एक शाही वंशज है, वह तलवार को पूरी तरह कमांड कैसे कर लेती है, जबकि नाइट्स सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं, और इंसानों का तलवार इस्तेमाल करना, इस बारे में तो खुद अवलॉन भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। फाइट अरीना में एक प्रैक्टिस बीस्ट उसके सामने था। उसने फिज को प्रोत्साहित किया। फिज, तुम्हें नाइट लेवल तक पहुंचना ही होगा ताकि तुम टॉरेंट सोर्ड की असली मालिक बन सको। लड़ाई के दौरान दर्शकों के बीच खड़ा एक रहस्यमयी आदमी उन्हें गौर से देख रहा था। उसने अंधेरे में बुदबुदाया, जो भी ह्यूमन सर्वाइवल के आधार के खिलाफ जाएगा उसे खत्म होना ही होगा। चोंगक्विंग ने फिज को पॉइजन फैंग से लड़ाई खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन तभी उस अभ्यास बीस्ट के गले में लगा सुरक्षा डिवाइस अचानक टूट गया। उसके शरीर से नुकीले क्रिस्टल्स बाहर निकल आए। वह बीस्ट बेकाबू होकर दहाड़ने लगा। उसने फिज को पकड़ा और हवा में उछाल दिया। चोंगक्विंग का दिल धड़क गया। फिज, बचो! वह बीस्ट सीधे उनकी ओर झपटा। टॉरेंट सोर्ड ने एक बैरियर बनाया, पर टक्कर इतनी जोरदार थी कि वे दीवार से जा टकराए। वह अनजान आदमी क्रूरता से मुस्कुराया। मुझे लगा था कि डार्क ग्रुप का सफाया करने वाले ताकतवर होंगे, पर ये तो बच्चे निकले। फिज ने जख्मी होने के बावजूद कहा, मैं अपने मास्टर की रक्षा करूंगी, पर चोंगक्विंग ने उसे रोका। नहीं फिज, खुद पर इतना दबाव मत डालो, यह स्थिति सामान्य नहीं है। चोंगक्विंग ने महसूस किया कि स्थिति हाथ से बाहर जा रही है। उसने फिज को पीछे हटने का इशारा किया और खुद मोर्चा संभाला। टॉरेंट सोर्ड की शक्ति का आह्वान करते हुए उसने एक प्रचंड रशिंग स्ट्रीम छोड़ी, जिसने उस क्रिस्टल बीस्ट को एरिना के पार फेंक दिया। लेकिन तभी अंधेरे से और भी कई क्रिस्टल बीस्ट्स निकल आए और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। चोंगक्विंग सन्न रह गया। वह रहस्यमयी आदमी ऊपर से बुदबुदाया, बच्चे के पास काफी अच्छे मूव्स हैं, पर हमारे सेकंड यंग मास्टर ने पहले ही सावधान किया था। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। फिज ने जख्मी होने के बावजूद अपनी तलवार तानी। अगर मेरे मास्टर को हाथ भी लगाया तो पहले मुझसे गुजरना होगा। चोंगक्विंग ने टॉरेंट सोर्ड से पूछा, क्या तुम रॉथ होली सोर्ड की तरह कोई सीक्रेट स्पेस बना सकती हो ताकि हम यहां से निकल सकें? टॉरेंट सोर्ड ने जवाब दिया, उसके लिए मुझे एक नाइट लेवल के बीस्ट की जरूरत होगी। मैं अकेले यह नहीं कर सकती। फिज ने दृढ़ संकल्प के साथ टॉरेंट सोर्ड को कसकर थाम लिया। मुझे यह करने दो। अगर मैं नाइट लेवल तक पहुंच गई तो मैं सीक्रेट स्पेस खोलकर मास्टर को बचा पाऊंगी। चोंगक्विंग को याद आया कि एवलॉन ने उसे बताया था, सोल्जर लेवल अधिकांश बीस्ट्स की सीमा होती है। केवल वही आगे बढ़ते हैं जो मौत के करीब पहुंचकर अपने फाइटिंग स्पिरिट को जगाते हैं। चोंगक्विंग ने एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि फिज का ग्रोथ हो सके। फिज, पॉइजन मिस्ट फैलाओ और टॉरेंट सोर्ड से बचाव करो। फिज ने तुरंत आदेश माना, पर चोंगक्विंग यह देखकर दंग रह गया। उन बीस्ट्स पर जहर का कोई असर नहीं हो रहा था। वे बीस्ट्स पूरी ताकत से फिज पर झपटे। फिज अंदर से टूट रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मास्टर खतरे में पड़ जाएंगे। मुझे और शक्तिशाली बनना ही होगा। जैसे ही उन बीस्ट्स ने आखिरी हमला किया, एरिना में पानी का एक विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। फिज का रूप बदलने लगा। देखते ही देखते उसके पैर निकल आए और उसने पानी की लहरों से उन बीस्ट्स को पीछे धकेल दिया। चोंगक्विंग चिल्लाया, फिज, तुम नाइट लेवल बीस्ट बन गई हो। फिज ने अपनी नई शक्तियों का प्रदर्शन शुरू किया। उसने टोरेंशियल चेन और करप्टिंग क्रिम्सन सर्पेंट स्किल्स का इस्तेमाल कर उन सभी बीस्ट्स को धराशायी कर दिया। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर उतरी, वह लड़खड़ा गई। उसने चोंगक्विंग की ओर देखकर मासूमियत से कहा, मास्टर, ये पैर बहुत अजीब लग रहे हैं। मुझे संतुलन बनाने में दिक्कत हो रही है। तभी पुलिस और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अधिकारी एरिना में घुस आए। वे चिल्ला रहे थे, किसने यहां बेकाबू बीस्ट्स छोड़े हैं? पर नजारा देखकर वे हैरान रह गए। सारे बीस्ट्स पहले ही ढेर हो चुके थे। तभी के यांग वहां पहुंची।
वह काफी परेशान दिख रही थी और बार बार माफी मांग रही थी। हमारी लापरवाही ने आपकी जान खतरे में डाल दी, चोंगक्विंग ने ठंडे लहजे में कहा। यह दूसरी बार है जब मुझ पर पालतू बीस्ट्स ने हमला किया है। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि क्रिस्टल बीस्ट टेमर्स एसोसिएशन के अंदर कुछ लोग डार्क ग्रुप और जैंग फैमिली से मिले हुए हैं। केयांग ने चोंगक्विंग की बात बीच में ही काट दी। पहले अपनी चोटों की जांच करवाओ, कुछ बातें अभी अनकही ही बेहतर हैं। इधर वह रहस्यमयी हमलावर अपने दांत पीस रहा था। उसने सोचा कि चोंगक्विंग को हराना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। उसे अब अपने सबसे गुप्त पत्ते बाहर निकालने होंगे। फिज इस वक्त के यांग के ऑफिस में थी कि यांग का अपना क्रिस्टल बीस्ट फिज के नए इंसानी पैरों को लेकर बहुत उत्सुक था और उसे बार बार कुरेद रहा था। फिज ने चिढ़कर कहा, अरे ऐसा मत करो, बहुत गुदगुदी हो रही है। के यांग ने चोंगक्विंग की ओर देखकर हैरानी जताई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक और ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट को पाल लोगे। चोंगक्विंग ने सीधे मुद्दे पर बात की। क्या तुमने मुझे यहां सिर्फ यही कहने के लिए बुलाया है? के यांग गंभीर हो गई। उसने पूछा, क्या तुमने क्रिस्टल बीस्ट टेमर्स एसोसिएशन के अंदर छिपे उन गद्दारों के बारे में किसी और को बताया है? चोंगक्विंग ने मना कर दिया। के यांग ने आगे पूछा, क्या तुम वही रहस्यमयी शख्स हो जिसने डार्क ग्रुप का सफाया किया है? चोंगक्विंग ने उसे चुनौती दी। तुम्हें कैसे पता चला कि वह मैं हूं? के यांग ने खुलासा किया। जिस फाइव टेल्स ने तुम पर हमला किया उसे डार्क ग्रुप से छुड़ाया गया था और एसोसिएशन ने अभी उसे पूरी तरह पालतू नहीं बनाया था। सामान्य नियमों के तहत उसे ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। साफ है कि वह हमला एक सोची समझी साजिश थी। अगर तुम उन गद्दारों के बारे में नहीं जानते होते तो उन पर हमला करने का दूसरा कारण डार्क ग्रुप के साथ तुम्हारा कनेक्शन ही हो सकता था। चोंगक्विंग ने माथे पर बल देते हुए पूछा, वह फाइव टेल्स कैसे बना? हमने तो सिर्फ टू टेल्स देखा था। के यांग ने एक खतरनाक राज खोला। उसे फाउंडेशन फॉर ह्यूमन सर्वाइवल द्वारा बनाए गए एक अवैध साइंस आइटम के जरिए जबरदस्ती विकसित किया गया था। यह टूल बीस्ट की उम्र कम करके उसे तेजी से बड्ढा कर देता है, जो मार्केट में बैन है। उसने आगे समझाया कि यह फाउंडेशन ऊंचे रसूख वाले लोगों ने बीस्ट्स के आक्रमण से लाइडिएचने के लिए बनाया था, लेकिन अब इसके अंदर कुछ ऐसे कट्टरपंथी समूह बन गए हैं जो हर क्रिस्टल बीस्ट को मानवता के लिए खतरा मानते हैं और उन्हें खत्म या इस्तेमाल करना चाहते हैं। के यांग ने चोंगक्विंग को चेतावनी दी, अभी एसोसिएशन से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हें एक काम दे रही हूं, तुम्हें गैंगमू रेन फॉरेस्ट जाना होगा। चोंगक्विंग भड़क गया। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मैं किसी से छिपकर क्यों भागूं? के यांग ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, पर साए में छिपे लोग तुम्हारे अपनों और तुम्हारे बीस्ट्स को निशाना बना सकते हैं। जब तक तुम दूर रहोगे, मैं यहां खुद जांच संभालूंगी। उसने चोंगक्विंग को फ्लाइट की टिकटें और होटल के वाउचर थमा दिए। सब कुछ पहले ही चुका दिया गया है, बस जाकर मजे करो। फिज भी वहां से जल्दी निकलना चाहती थी। मास्टर, चलिए यहां से जल्दी चलते हैं। उधर जांग काई के स्टडी रूम में वह हमलावर अपनी जान की भीख मांग रहा था। मुझे एक और मौका दीजिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि वह लॉर्ड एच का पवित्र तलवार का इस्तेमाल करेगा। जांग काई ने ठंडेपन से कहा, तुम्हारी नाकामी मेरा नाम उछाल सकती थी, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने वादा किया कि उस आदमी के परिवार को बहुत पैसे दिए जाएंगे और फिर बिना किसी रहम के उसे वहीं खत्म कर दिया गया। दीवारें लाल रंग से रंग गईं। जांग काई बुदबुदाया, मेरी बहन का उस लडचके के साथ वाकई गहरा नाता है, पर उसकी वजह से ही मैं उस लडचके के हर कदम पर नजर रख पा रहा हूं। पता नहीं जब उसे अपने भाई का असली चेहरा पता चलेगा तो वह कैसा मुंह बनाएगी। चोंगक्विंग के घर पर लूना चिल्ला रही थी, क्या 7 दिनों का लग्जरी जंगल टूर? भाई, लगता है किसी अमीर ने तुम पर छप्पर फाड़ बेच के पैसा बरसाया है। चोंगक्विंग ने लूना को प्यार से झिड़कते हुए कहा, नन्ही लड़कियों को ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। और जरा सोचो, अगर तुम्हारे भाई ने यह सब अपनी कड़ी मेहनत से कमाया हो तो तुम क्या कहोगी? तभी अचानक बिन ने कुछ इशारा किया और लिली ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आखिरकार मास्टर वापस आ गए। चोंगक्विंग ने उलझन में पूछा कि आखिर यहां क्या खिचड़ी पक रही है। लूना ने मुंह बनाते हुए बुदबुदाया, भाई, बेहतर होगा कि तुम इस बारे में न ही पूछो। एवलॉन ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा,
मेरी विशेष ट्रेनिंग की बदौलत सबकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। हम बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। इस बीच बिन सिर्फ इस बात से खुश था कि उसके मास्टर ने उसका नाम लिया है। चोंगक्विंग ने भी गर्व से घोषणा की, मैं भी खाली नहीं बैठा था। फिज अब नाइट लेवल तक पहुंच गई है। लूना ने तुरंत कहा कि अब फिज के लिए एक नया स्विमसूट खरीदना होगा। अवलॉन की आंखों में चमक आ गई। उसने सुझाव दिया, चोंगक्विंग, क्यों ना तुम हम सबके लिए स्विमसूट खरीदो। आखिर एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर जाने के लिए पूरी तैयारी जरूरी है। अगले दिन वे सब उस खूबसूरत टापू पर पहुंच गए। बीच साइड विला के ड्रेसिंग रूम में लड़कियां स्विमसूट बदल रही थीं। बाहर इंतजार करते हुए अवलॉन ने चोंगक्विंग से शिकायत की, मुझे यहां तुम्हारे साथ बाहर क्यों रुकना पड़ रहा है। चोंगक्विंग ने उसे घूरते हुए कहा, ताकि तुम अंदर झांक न सको, इसलिए चुपचाप यहीं बैठी रहो। तभी अचानक अवलॉन जड़ हो गई। मुझे एक पवित्र तलवार का एहसास हो रहा है। चोंगक्विंग चौंक गया। अवलॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी किस्मत चमक गई है। इस टापू के घने जंगल की गहराइयों में एमरल्ड होली सोर्ड के निशान मिले हैं। तभी लूना बाहर आई और इंतजार करने के लिए शुक्रिया कहा। अवलॉन उन्हें स्विमसूट में देखकर लगभग लार टपकाने लगी। उधर रेन फॉरेस्ट के घने अंधेरे में कुछ शिकारी दहशत में थे। एक चिल्लाया, ये कोई भूत है, तो दूसरा अपनी जान की भीख मांगने लगा, मेरा परिवार है, मुझे मत मारो। तभी एमरल्ड होली सोर्ड थामे एक क्रिस्टल बीस्ट ने बड़े ही दुख भरे अंदाज में गाना शुरू किया। उसने शांति से कहा, खेल खत्म हुआ, अब यहां से दफा हो जाओ। वापस बीच पर लिली ने उत्साह से कहा कि उन्हें तुरंत उस नई तलवार को ढूंढने निकलना चाहिए। पर लूना थोड़ा और धूप और समंदर का मजा लेना चाहती थी। एवलॉन ने चेतावनी दी, पन्ना तलवार का एहसास कमजोर पड्डी डसता जा रहा है, हमें जल्दी निकलना होगा। चोंगक्विंग ने आइलैंड के चीफ से एक लोकल गाइड के बारे में पूछा। मुखिया का चेहरा गंभीर हो गया। हमारे पास कोई गाइड नहीं है, और अगर अपनी जान प्यारी है तो उस वर्षावन से दूर रहो। रेन फॉरेस्ट स्पिरिट को नाराज मत करना, वरना कभी लौटकर नहीं आओगे। मुखिया ने बताया कि वह आत्मा जंगल के जीवन की रक्षा करती है और अपमान करने वालों को बिना रहम सजा देती है। हाल ही में शिकारियों का एक गिरोह चेतावनी अनसुनी करके अंदर गया था, पर वे कभी वापस नहीं लौटे। लिली और बाकी सब यह सुनकर सन्न रह गए। चोंगक्विंग ने भरोसा दिलाया कि वे जंगल के जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर मुखिया ने साफ मना कर दिया। चोंगक्विंग ने मन ही मन तय कर लिया कि उन्हें खुद ही रास्ता ढूंढना होगा। एवलॉन ने इसे टीम के लिए एक टेस्ट की तरह लेने का फैसला किया। जंगल के प्रवेश द्वार पर लिली थोड़ा ठिठकी, क्या हम वाकई अंदर जा रहे हैं? दादी मां ने मना किया था। अवलॉन ने उसे उकसाते हुए कहा, कायरों को राजा बनने का कोई हक नहीं है। डर पर काबू पाना हर राजा के लिए जरूरी है। लिली भड़क गई, तुम किसे कायर कह रही हो? मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। और उसने जंगल के अंदर पहला कदम बढ़ा दिया। चोंगक्विंग ने धीरे से बुदबुदाया, यह वर्षावन वाकई खतरनाक है। उसने लूना का हाथ कसकर थाम लिया ताकि वह कहीं खो न जाए, पर लूना ने झिझकते हुए हाथ छुड़ा लिया। भाई, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं अभी भी छोटी बच्ची हूं? उधर वर्षावन के एक दूसरे कोने में एमरल्ड होली सोर्ड का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने क्रूलू को टोका कि उसने जो किया वह हद से ज्यादा था। वहां मौजूद एक शिकारी पागलों की तरह हंसते हुए बोला कि वह इन मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देगा। क्रूलू ने ठंडे लहजे में कहा, जो तुम लोगों ने इन मासूम बीस्ट्स के साथ किया, उसके मुकाबले मेरा कृत्य कुछ भी नहीं है। उसने उस शिकारी को तड़पता छोड़ दिया और अपनी तलवार की फीकी पड़ती चमक को देखते हुए बुदबुदाया, हमें हिलना होगा। 2 नए घुसपैठिए जंगल में दाखिल हो चुके हैं। जंगल की गहराइयों में चोंगक्विंग को महसूस हुआ कि एवलॉन और लिली उनकी नजरों से ओझल हो चुकी हैं। अचानक उसे एक मधुर संगीत सुनाई दिया। उस धुन ने चोंगक्विंग और लूना को पूरी तरह हिप्नोटाइज कर दिया। चोंगक्विंग को मति भ्रम होने लगा। उसे लगा कि सामने खड़ी क्रूलू कोई मॉन्स्टर है और वह चिल्लाया, हटो यहां से, मेरे अपनों को चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करना। हकीकत में फिज और बिन सन्न रह गए। चोंगक्विंग और लूना सम्मोहन के असर में एक दूसरे से ही लड़ने लगे थे। फिज ने टॉरेंट होली सोर्ड की शक्ति का इस्तेमाल कर बड़ी मुश्किल से चोंगक्विंग को पीछे खींचा और उसे कसकर पकड़ लिया। पर लूना, जो अभी भी सम्मोहित थी,
अंधेरे की ओर भाग निकली। बिन उसके पीछे चिल्लाया, रुको लूना, पर वह गायब हो चुकी थी। दूसरी तरफ एवलॉन लिली को चिढ़ा रही थी, तुम तो डरपोक निकली, इस डर के साथ तुम रानी कैसे बनोगी? तभी उनके पीछे से क्रूलू नमूदार हुई। उसकी गोद में एक जख्मी क्रिस्टल बीस था। जमीन पर टपकते खून की आवाज सुनकर लिली जड़ हो गई। क्रूलू ने एक डरावनी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम भी उसे ढूंढने आई हो? क्रूलू ने बताया कि इंसानों ने इन बीस्ट्स का शिकार किया और उनका ब्रेन कंट्रोल कर लिया है। वे इंसान कीड़ों की तरह इस जंगल में रेंग रहे हैं। मैं अपने कबीले की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। अचानक क्रूलू रुकी और लिली को सूंघने लगी। तुम्हें इंसानों की गंध क्यों आ रही है? क्या तुम भी उन टर्नर्स में से हो जो इंसानों का साथ देते हैं? लिली ने गरज कर कहा, मैं कोई गद्दार नहीं हूं और मेरे मास्टर ने कभी किसी बीस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाया। पर क्रुल्लू के लिए इंसान शब्द ही दुश्मनी का प्रतीक था। उधर जंगल के बीचों बीच ब्लैक हाउंड्स एक छोटे पावर गिनी पिग का पीछा कर रहे थे, जिसका इस्तेमाल शिकारी बिजली बनाने के लिए करते थे। जैसे ही एक हाउंड ने उस पर हमला करना चाहा, चोंगक्विंग ने उसे एक जोरदार किक मारकर उड़ा दिया। फिज ने गौर किया, मास्टर, ये ब्लैक हाउंड्स थोड़े अजीब लग रहे हैं। चोंगक्विंग ने सिर हिलाया, लूना और बिन का कोई अता पता नहीं है, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। फिज ने बताया कि वह छोटा बीस्ट कह रहा है कि इन हाउंड्स का ब्रेन वॉश किया गया है। चोंगक्विंग ने आदेश दिया, फिज, अपनी पावर ऑफ क्लीनअप का इस्तेमाल करो और इनका नियंत्रण तोड़ दो। फिज ने रेजिंग टॉरेंट सोर्ड को हवा में लहराया। एक तेज चमक के साथ उन हाउंड्स का नियंत्रण टूट गया और वे बेजान होकर गिर पड़े। फिज ने कहा, ये क्रिस्टल बीस्ट से ज्यादा मशीनें लग रहे थे। तभी अचानक चोंगक्विंग के टेम्पल पर एक लेजर पॉइंट चमकी। वह वहीं जम गया। कोने में कोई स्नाइपर घात लगाए बैठा था। कैप्टन ने सीधे लहजे में कहा, आखिर तुम भी इंसान ही हो। उसने चोंगक्विंग से पूछा कि क्या वह भी वर्षावन की आत्मा रेन फॉरेस्ट स्पिरिट से बदला लेने यहां आया है, क्योंकि जो भी इस जंगल में कदम रखता है वह उस राक्षस का शिकार बन जाता है। चोंगक्विंग ने सतर्क होकर पूछा, तुम कौन हो? कैप्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों काफी ताकतवर हो जो इतने सारे ब्लैक हाउंड्स को धूल चटा दी। क्यों ना तुम आयरन ब्लड गैंग में शामिल हो जाओ? हम तुम्हें हथियार और संसाधन देंगे ताकि तुम अपना बदला ले सको। उसने आगे भावुक कार्ड खेलते हुए कहा कि उनकी टीम में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को उस वर्षावन की आत्मा के हाथों खोया है। हम सब मिलकर उस मासूमों के हत्यारे का अंत करेंगे। फिज ने चोंगक्विंग की ओर देखा, मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? चोंगक्विंग सोच में पड़ गया। क्या इन लोगों का सामना उस असली मॉन्स्टर से नहीं हुआ है, या इनके पास उसे हराने का कोई गुप्त तरीका है? फिर उसे लूना का ख्याल आया जो उसी दिशा में गई थी। उसने सोचा कि शायद इन लोगों के पास उसकी कोई खबर हो। उसने हामी भर दी, ठीक है, मैं शामिल हूं। कैप्टन ने उसे आयरन ब्लड गैंग की वर्दी दी और उनका स्वागत किया। चोंगक्विंग ने वर्दी पहनते हुए सोचा कि भले ही वे इस जंगल के बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर ये शिकारी पोचर्स शायद उस वर्षावन की आत्मा का ठिकाना जानते हों। जब वे गैंग के मुख्य कैंप में पहुंचे तो चोंगक्विंग ने भांप लिया कि यह वही शिकारियों का गिरोह है जिसका जिक्र बॉस लेडी ने किया था। उनका मकसद उस आत्मा को खत्म करना था जिसने उनके साथियों को मारा था। चोंगक्विंग का मुख्य उद्देश्य लूना को ढूंढना था। उसने एक लड़के से पूछा, क्या तुमने यहां मेरे जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखा है? वह मेरी छोटी बहन है, हम जंगल में बिछड़ गए थे। लड़के ने मना कर दिया, यहां तुम्हारे अलावा कोई बाहरी नहीं आया है, लेकिन पूरा वर्षावन हमारे कंट्रोल में है। हो सकता है हमारी किसी पेट्रोलिंग टीम को वह मिली हो और उसे किसी दूसरे कैंप में रखा गया हो। उसने चोंगक्विंग को एक तावीज जैसा कुछ दिया। इसे रखो, यह तुम्हें उस वर्षावन की आत्मा के सम्मोहन चाम से बचाएगा। चोंगक्विंग ने जंगल के हालात के बारे में पूछा। लोग कहते हैं कि जो यहां आता है वह कभी लौटता नहीं। लड़के ने बताया कि वे शायद बैकअप टीम की बात कर रहे थे जो जंगल के लिए नई थी और मारी गई। आयरन ब्लड गैंग तो यहां उस आत्मा के आने से बहुत पहले से सक्रिय है। तभी एक सदस्य ने गुस्से में कहा, वह कोई आत्मा नहीं बल्कि एक खून की प्यासी राक्षसी है जिसने मेरे बेटे की जान ली। कैप्टन ने बात काटते हुए कहा, वह असल में एक विशाल क्रिस्टल बीस्ट है जिसकी कीमत करोड़ों में है।
चोंगक्विंग और फिज तनाव में आ गए। चोंगक्विंग ने पूछा, तो आपका असल प्लान क्या है? क्या आप सिर्फ उसे मारने जा रहे हैं? कैप्टन ने अपनी क्रूर योजना का खुलासा किया। वह वर्षावन की आत्मा दूसरे क्रिस्टल बीस्ट्स की चीखें सुनकर उनकी मदद के लिए आती है। हम इन छोटे बीस्ट्स का शिकार सिर्फ उसे बाहर निकालने के लिए करते हैं। पर ये कमबख्त बीस्ट्स अब समझदार हो गए हैं। वे मदद के लिए चिल्लाते ही नहीं। उसने ठंडे लहजे में आदेश दिया, अब समय आ गया है। हम इन कैद किए गए क्रिस्टल बीस्ट्स को एक एक करके मारना एग्जीक्यूट शुरू करेंगे। देखते हैं वह आत्मा इन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है या नहीं। फिज ने कांपती आवाज में पूछा, मास्टर, क्या ये वाकई इन बेकसूर बीस्ट्स को मारने जा रहे हैं? भले ही वे उस आत्मा से बदला लेना चाहते हों, पर इन बीस्ट्स ने तो कुछ नहीं किया। चोंगक्विंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और धीरे से कहा, मुझे पता है फिज, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चोंगक्विंग ने फिज से धीरे से पूछा कि क्या वह अब टॉरेंट सोर्ड का इस्तेमाल करके सीक्रेट रेल्म बना सकती है? फिज ने हां में सिर हिलाया। चोंगक्विंग ने राहत की सांस ली। बेहतरीन, अब जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। उधर कैप्टन ने अपनी क्रूरता दिखाते हुए आदेश दिया, सबसे बेकार बीस्ट्स से मारना शुरू करो। तभी अचानक चोंगक्विंग चिल्लाया, वर्षावन की आत्मा यहां है। हालांकि उसकी आवाज में वो डर नहीं था, पर अफरा तफरी मचाने के लिए काफी थी। गिरोह का एक सदस्य घबरा गया। अलार्म क्यों नहीं बज रहे? यह इतनी तेजी से यहां कैसे पहुंच गई? कैप्टन ने दहाड़ते हुए सबको हथियार उठाने और पिंजरों से दूर रहने का आदेश दिया। योजना के अनुसार चोंगक्विंग ने अपना खेल शुरू किया। जैसे ही गिरोह के सदस्य इधर उधर भागने लगे, चोंगक्विंग ने एक एक करके उन्हें फिज के बनाए सीक्रेट रेल्म के अंदर खींचना शुरू कर दिया। वो देखो, एक और गायब हो गया। गिरोह के बीच भगदड़ मच गई। कैप्टन ने चिल्लाकर सबको 3-3 के ग्रुप में बंटने को कहा ताकि कोई अकेला न पड़े। अंदर फिज ने चोंगक्विंग की योजना को पूरी तरह अंजाम दिया। चोंगक्विंग बाहर शोर मचाकर सबका ध्यान भटका रहा था, जबकि फिज ने चुपके से बीस्ट्स के पिंजरे तोड़ दिए। गिरोह के सदस्यों ने चिल्लाकर कैप्टन को बताया कि बीस्ट्स भाग रहे हैं, पर जैसे ही वे उन्हें रोकने बढ़े, वे खुद उस जादुई क्षेत्र में समाकर गायब होने लगे। कैप्टन बुरी तरह बौखला गया। लगता है इस आत्मा की शक्ति बढ़ गई है। गिरोह के एक लड़के ने चेतावनी दी, इन बीस्ट्स पर हमला मत करो। यह आत्मा सिर्फ उन्हीं को निशाना बना रही है जो इन्हें चोट पहुंचा रहे हैं। कैप्टन ने आदेश दिया कि अगर हमला नहीं कर सकते तो उनका पीछा करो। पर जैसे ही वे आगे बढ़े, जमीन से पानी फूटने लगा और उनके पैर वहीं जम गए। यह क्या हो रहा है? मेरा शरीर हिल क्यों नहीं रहा? वे सब चिल्लाने लगे। सीक्रेट रेल्म के अंदर से एक डरावनी लाल आंख उन्हें घूर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे जिंदा हैं या मर चुके हैं। चोंगक्विंग ने मन ही मन फिज की तारीफ की। पवित्र तलवार द्वारा बनाया गया यह क्षेत्र उन सभी को कैद कर लेता था जो बीस्ट्स को नुकसान पहुंचाने या कैंप से भागने की कोशिश करते थे। इस तरह सारे क्रिस्टल बीस्ट्स बिना किसी बाधा के आजाद होकर भाग निकले। फिज काफी थक गई थी क्योंकि सीक्रेट रेल्म को बनाए रखने में उसकी बहुत ऊर्जा खर्च हुई थी। उधर वर्षावन के दूसरे हिस्से में क्रूलू ने एक छींक मारी और खिंचते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि लिली अपनी जिद छोड़ दे और ढंग से बर्ताव करना शुरू करे। लिली अपनी बेड़ियों को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वे टस से मस नहीं हो रही थीं। क्रूलू ने लिली को शांत रहने को कहा, घबराओ मत, मैं निर्दोषों का अंत नहीं करती। एमरल्ड होली सोर्ड तुम्हारी यादें पढ़ सकती हैं, जिससे सच सामने आ जाएगा कि तुम्हारा मास्टर वाकई वैसा है जैसा तुम दावा कर रही हो। लिली की यादें हवा में बुलबुलों की तरह तैरने लगीं। एवलॉन यह देखकर हैरान थी कि लिली के मन में चोंगक्विंग को लेकर इतनी गहरी यादें छिपी थीं। क्रूलू ने अधीरता से कहा, काम की बात पर आते हैं। उसने वह याद देखी जहां चोंगक्विंग ने क्वीन बी के चंगुल से एक टू टेल्ड फॉक्स को आजाद किया था। क्रूलू ने बुदबुदाते हुए कहा, लगता है तुम्हारा मास्टर उतना बुरा नहीं है। मैं तुम्हें इस बार छोड़ रही हूं। तभी जंगल के बीस्ट्स की आवाजें गूंजीं। वे खतरे की चेतावनी दे रहे थे। वह छोटा पावर गिनी पिग उड़कर लिली के कंधे पर आ बैठा। उसकी यादें भी हवा में तैरने लगीं। लिली ने उन तस्वीरों को देखकर चीख कर कहा, मास्टर खतरे में हैं।
उधर आयरन ब्लड गैंग के कैंप में चोंगक्विंग को वापस देख कैप्टन की जान में जान आई। उसने लगभग उसे गले लगाते हुए राहत की सांस ली। चोंगक्विंग ने उसे झिड़कते हुए कहा, अरे हम बस किसी अजीब जगह भटक गए थे, इतना करीब मत आओ। एक सदस्य ने बताया कि सारे बीस्ट्स भाग चुके हैं। कैप्टन मुस्कुराया, मैंने उन पर पहले ही ट्रैकर्स लगा दिए थे। अगर वो वर्षावन की आत्मा खुद बाहर नहीं आ रही तो हम उस पर हमला करेंगे। उसने अपनी पूरी ताकत और अपने सीक्रेट वेपन हा को इकट्ठा करने का आदेश दिया। चोंगक्विंग और फिज सन्न रह गए। फिज ने धीरे से कहा कि वह अभी दोबारा सीक्रेट रेल्म नहीं खोल सकती। चोंगक्विंग ने तय किया कि वे उनके साथ ही चलेंगे ताकि शायद लूना का पता चल सके। दूसरी तरफ बिन ने लूना को काबू कर लिया था। तभी वहां हा नाम की एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। हा का शरीर आधा इंसान और आधा बीस्ट जैसा लग रहा था, जिसे देख बिन चौंक गया। तुम क्या बला हो? तुम में इंसान और बीस्ट दोनों की गंध आ रही है। हा ने अपनी डरावनी शक्ल के लिए माफी मांगी। भले ही मैं ऐसी दिखती हूं, पर मैं इंसान हूं। यह रूप मेरी आखिरी पसंद थी। उसने बताया कि वह आयरन ब्लड गैंग की पेट्रोलिंग मेंबर है और उसके पास एक ऐसा डिवाइस है जो वर्षावन की आत्मा के चार्म को तोड़ सकता है। बिन ने उस पर भरोसा नहीं किया और झपट्टा मारकर हा की कलाइयां पीछे से बांध दी। हा बुदबुदाई, मैंने तो बस कहने के लिए कहा था कि तुम मुझे बांध सकते हो, तुमने तो सच में बांध दिया। बिन ने वक्त जाया नहीं किया और वह डिवाइस लूना के कानों में लगा दिया। देखते ही देखते लूना की आंखों से वह जादुई धुंध छंटने लगी और वह होश में आने लगी। उसके विचार वापस लौट आए। वह हांफते हुए चिल्लाई, वहां एक मॉन्स्टर था। बिन ने राहत की सांस ली। शुक्र है तुम होश में आ गई। थोड़ी देर बाद लूना ने हा से अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगी और मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। हा ने सहजता से कहा, इंसान ही इंसान के काम आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तभी अचानक एक तीखी आवाज गूंजी, जिसे सुनकर लूना चौंक गई। हा ने समझाया, यह अलार्म तब बजता है जब वर्षावन की आत्मा आसपास अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। बिन ने पूछा, क्या इसी ने लूना पर हमला किया था? हा ने पुष्टि की और अचानक उसके स्वर में कड़वाहट आ गई। धिक्कार है, उसका अगला निशाना भी लूना ही है। तभी लूना के पीछे एक बर्फीली और डरावनी मौजूदगी महसूस हुई। बिन ने बिजली की फुर्ती से लूना को पीछे खींच लिया और अपनी होली सोर्ड से उस मॉन्स्टर की आंख पर गहरा वार किया, पर वार खाली गया। बिन घबरा गई। क्या होली सोर्ड भी इसे नहीं रोक सकती? हा ने गंभीर होकर बताया, यह जीव सॉलिड नहीं है, इसे सिर्फ विशेष तरीकों से ही चोट पहुंचाई जा सकती है। हा के हाथ अभी भी पीछे बंधे थे, फिर भी वह पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर के सामने खड़ी हो गई। उसने झटके से अपनी बेड़ियां तोड़ दी और गरजते हुए कहा, वर्षावन की आत्मा कभी क्रिस्टल बीस्ट्स को चोट नहीं पहुंचाती और मेरी रगों में उन्हीं का खून है। हा ने अपनी ऊर्जा को अपनी गन में भरा और सीधे मॉन्स्टर पर फायर कर दिया। उसने उत्साह से चिल्लाकर कहा, आखिरकार मैंने इसे पकड़ ही लिया। उसने मॉन्स्टर को ललकारा, पर वह जीव सर्वाइवर्स कैंप की ओर भाग निकला। लूना का चेहरा पीला पड़ गया। मेरे भाई शायद वहीं होंगे। उधर आयरन ब्लड गैंग के कैंप में चोंगक्विंग ने देखा कि सब लोग लाइन में खड़े हैं। नारू ने बताया कि पिछले हमले में बीस्ट्स ने उनके हथियार तोड़ दिए थे, इसीलिए अब नए सप्लाईज बांटे जा रहे हैं। चोंगक्विंग की नजर एक क्रिस्टल स्टोन पर पड़ी। उसने सोचा कि यह दुर्लभ चीज फिज की ताकत को जल्दी वापस ला सकती है। फिज ने सुझाव दिया कि क्यों न इन सबको अभी ढेर कर दिया जाए, पर चोंगक्विंग ने उसे रोक दिया। अभी नहीं फिज, जब तक ये लोग बेकसूर बीस्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाते, हमें इनके बदले के बीच में आने की जरूरत नहीं है। लिली ने गुस्से में कहा, इन शिकारियों ने मेरे मास्टर के साथ जो किया है उसका बदला मैं लेकर रहूंगी। अगर चाम काम नहीं कर रहा तो हम सीधे वार करेंगे। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगले भाग के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।